2025 में लेटेस्ट डाइट के ट्रेंड्स क्या हैं? मेरे समेत बहुत लोगों ने इसे बहुत रील्स बना लिए। मेरा ख्याल है काफी लोगों को समझ भी आ गया कि टोट के तरकीब में शॉर्टकट्स काम नहीं करते। सप्लीमेंट्स जो होते हैं कि उनसे कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, चर्बी कहीं खा जाएंगे सप्लीमेंट्स की वो एक गोली जाके, ऐसे नहीं होता। कुछ लोग ना अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फ्रूट दिन में एक लेते हैं, इस टाइम पे लोग जूसेस बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करने। फ्रूट दिन में एक लेना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगे ना तो फिर आपसे वो बर्न नहीं हो पाएगा। अगर मदर्स की बात करें तो 40, 50s या 60s के बाद ना उनके घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाती है। बहुत गड़बड़ की इन्होंने पोस्ट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंटेशन को केमिकल समझा और इन्होंने वो नहीं खाए। तो वहाँ पे जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी प्रेगनेंसी में, गायनेकोलॉजिस्ट भी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करते। पीसीओएस है क्या और इसकी सिम्टम्स क्या होंगी? गर्दन, अंडरआर्म्स और अंडरलेग्स पे काली धारियां, लाइंस पड़नी शुरू हो जाए। अब एक जगह से दूसरी जगह एकदम से उठे हो ना तो आपको ना हल्का सा चक्कर आपको जरा पकड़ना पड़ा खुद को। 2025 में आपने खुद को कैसे हेल्दी रखना है, कैसे अपनी नींद, अपनी डाइट और अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है। 30 के बाद आपके मसल्स वीक क्यों होना स्टार्ट हो जाते हैं? आयरन डेफिशिएंसी से आपके बच्चों में कौन सी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो सकती हैं? पीसीओएस इतना कॉमन क्यों है और इसको आप अपनी डाइट से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो ये सब आज हम यमुना चट्टा से जानेंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस यमुना। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे न्यू ईयर आने वाला है, 2025 में लेटेस्ट डाइट के ट्रेंड्स क्या हैं? फिलहाल तो ट्रेंड पाकिस्तान में अगर मैं बताऊं तो ये चल रहा है कि फाके कर लो और शादी के जोड़ में फिट आ जाओ। या किसी की शादी है या अपनी शादी है, और हु एवर कम्स टू मी, इस टाइम पे ये जो होता है ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस टाइम में इतनी बिजी होती हूँ, ज़्यादा पेशेंट लोड हो जाता है, अपॉइंटमेंट्स लंबी लंबी चली जाती है। रीज़न क्या है? या किसी की शादी है या अपनी शादी है और हर कोई कह रहा है क्रैश करा दें, बस हमें जोड़ में फिट आना है। तो ये जो चीज़ है ना, मैं पहली चीज़ जो कहना चाहूँगी, डाइटिंग इज़ नॉट अबाउट ईटिंग लेस, कि कम खा लो तो निकल जाएगा बॉडी से, ऐसे नहीं होता। डाइटिंग में एक बैलेंस चाहिए होता है। जिसने बैलेंस वो इख्तियार कर लिया, जिसने अडॉप्ट कर लिया और जिसको समझ आ गई उस चीज़ की। और पहली बात ये, खुद ना डाइटिंग क्या करें। जब भी आप खुद डाइटिंग करेंगे तो बहुत से लोग क्रैश डाइटिंग करके मेरे पास आते हैं, क्योंकि क्रैश डाइटिंग से अगर कम होता ना तो फिर डाइटिशियन के पास लोग जाते ही ना। डाइटिंग करना या वेट लूज करना इतना सिंपल नहीं कि बस कम खा लो तो लूज हो जाएगा। तो फिलहाल तो ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है कि सब क्रैश पे चल रहे हैं ताकि जोड़ों में फिट आ जाए। ओके मिस यमुना, हमने ट्रेंड्स पे तो बात कर ली है, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन की रियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी और उस पे आपने कंसिस्टेंट कैसे रहना है? ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी? देखिए, मुझे 8-9 साल हो गए प्रैक्टिस करते। मैं तब जो डे 1 बात कहती थी, मैं आज ही वही कहूँगी कि देखिए, पहले चीज़ ये, पहले जो सवाल है मैंने बात की थी कि खुद घर बैठ के डाइटिंग नहीं करते। डाइटिंग का मतलब कम खाना हरगिज़ नहीं है। डाइटिंग एक बैलेंस का नाम है, और एक आम बंदे को बैलेंस गूगल से समझ नहीं आ सकता। गूगल में तो खैर आप जितना जाओगे आप डाइटिंग को लेके उतना कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सिंपल आपने ये करना है। अगर आप घर भी स्टार्ट में थोड़ा बहुत करना चाह रहे हैं ना, उसके बाद देयर कम्स अ पॉइंट डाइटिशियन के पास लाजमी जाएं, पर स्टार्ट में जो हैबिट चेंज है ना, उस पर आपने फोकस करना है। अब हैबिट चेंज में क्या आता है कि सबसे पहली चीज़ ये कि हमें जो शौक है ना, कोई टोटका तरकीब हमारा वजन कम कर दे, उस मेंटालिटी से निकले। ये ख़त्म हो चुका है, ये कावे ख़त्म हो गए। पूरा साल 2024 में मेरे समेत बहुत लोगों ने इसे बहुत रील्स बना लिए। मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को समझ भी आ गया कि टोट के तरकीब में शॉर्टकट्स काम नहीं करते। चलो, मैं कहती हूँ कोई निकल आया टोटका ऐसा जिसने कर दिया आपका काम, पर उसके बाद इट विल कम बैक इवेंचुअली, क्योंकि डाइटिंग या वेट लॉस प्रॉपर जो होता है ना, वो लाइफस्टाइल चेंजेस से होता है। 2025 का जो अपना गोल है वो बना ले, मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। उनमें सिंपल सी 3-4 चीज़ें बताती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। डाइटिशियन के पास मुझे भी लोग मैसेज करते हैं इंस्टा वगैरह पे, तो उनसे कहती हूँ मेरे पास आना ही फर्स्ट स्टेप नहीं है, पहले अपनी चीज़ें ठीक करें। 50% वेट के इश्यूज आते हैं आपके ना सोने से या लेट सोने से। हमारे अभी सर्दियों की छुट्टियां चल रही है, गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की विंटर वेकेशन का जो टाइम होता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को समझा के मैं थक जाती हूँ। प्लीज़ 12 के बाद सो जाएं। 12 मतलब मैक्सिमम 12 से लेट आपने नहीं करना। 12 इज़ आपकी एंड लाइन होनी चाहिए कि मैं 11:30 लेट हूँ, 12 तक मैं सोया हुआ हूँ। ज़्यादा मसला हमारा आता है रात को ना सोने से, बॉडी का सिस्टम होता है ख़राब हो जाता है। उसके बाद ये फाके नहीं करने आपने। नाश्ता, लंच एंड डिनर तीनों के टाइमिंग्स आपने फिक्स रखने हैं, और नाश्ता आपका हैवी होना चाहिए। चाय बिस्किट का नाश्ता और ये ब्रेड और डिप करके चाय का नाश्ता, रस और चाय का नाश्ते नहीं है, इनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। और अगर आपने इस टाइम में कर भी लिया और आपका थोड़ा टाइम निकल भी गया, लंच डिनर आप कंप्लीटली डेफिनेटली कोई ना कोई एक मील आप ख़राब करेंगे, क्योंकि जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते वो फिर क्रेविंग्स की सूरत में आपके ऊपर वो चीज़ दिमाग पे वो हावी और तारी हो रही होती है, फिर हम गलत ऑप्शंस चूज़ करते हैं। तो आपने खाने की टाइमिंग फिक्स करने के बाद आपका नाश्ता
जो होता है ये हैवी मील हो सकता है, लंच उससे कम और डिनर सबसे कम। हमारा ही उल्टा चल रहा होता है, हम सारे दिन काम करने के बाद हम कहते हैं डिनर हमारा हैवी हो जाए, तभी पार्टी हो रही है, तभी बाहर जाया जा रहा है, तभी खाने खाए जा रहे हैं, और ये रात को लेट नाइट डिलीवरीज हैं, ये आपने बंद करवानी है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ आपने लास्ट में अपनी रूटीन में ऐड करनी है। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे और एक्सरसाइज वगैरह कर लें, घर वाले वर्कआउट्स काम नहीं करते, मैंने इनसे कभी किसी का लूज़ होता नहीं देखा। हाँ, इन चीज़ में शायद थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए, पर लॉस वाला लॉस होता है वो इससे नहीं आ सकता। दूसरा ये, ट्रेनर के बगैर आप कर रहे हो, अगर आपका पॉस्चर ख़राब है, कोई चीज़ आप ख़राब कर रहे हो, आपको बताने वाला यहाँ पे कौन है? कोई भी नहीं है। मैंने इसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा देखी हुई हैं, और इसकी इंजरीज इतनी खतरनाक होती है कि आप 3-3 महीने बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। Oh my God. इसीलिए अगर आपका स्पेशली देखें किसी का वेट ज़्यादा है, उसमें स्पेसिफिक पॉस्चर्स अलाउ नहीं है। आप यूट्यूब पे जाते हो, आप गूगल करते हो कि जी कितना कौन सा वाला अच्छा जो है वर्कआउट जिसने ज़्यादा लूज़ किया, कमेंट्स पढ़ते हो, आप करना शुरू कर देते हो। वेट आपका 80 है, टांग आप एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा आपको मूव नहीं करनी चाहिए, स्पेसिफिक एक तरीके से ज़्यादा आपको झुकना नहीं चाहिए। वो आपको कहता है बर्पी उछलें, बैठें उछलें, बर्पीज कराएं, प्लैंक्स करें। प्लैंक कैसे करोगे आप? गिरोगे, चोट लगवाओगे, वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। घर में वर्कआउट्स नहीं करने, जिम जाना है, वहाँ पे ट्रेनर के थ्रू गलत तरीके की एक्सरसाइजेज एक दूसरे को देखकर वो करना, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये वाली चीज़ें तो चलो मुश्किल हैं, सबसे आसान चीज़ पता है क्या है? बाहर जाके वॉक कर लेना। 30 से 40 मिनट, 30 मिनट्स मिनिमम और 45 मिनट्स तक आपकी वॉक 30 to 45 पे होनी चाहिए। पूरे दिन के स्टेप जो हैं वो काउंट करके कम से कम आपके 10,000 अबव होने चाहिए। और स्टेप काउंटिंग के लिए भी अपने अंदाजे जो हैं वो आपने नहीं लगाने। चाइना की स्मार्ट वॉचेस मिलती हैं, 3-4 हज़ार इन्वेस्टमेंट है, 3 महीने चलेगी, बाद में यस ख़राब हो जाती है वो, पर चले 4 हज़ार लगाए, दिल को बुरा नहीं लगता कि 3 महीने में चला जाती है। तो चाइना की वॉचेस होती हैं, वो ले लें। महंगी वाली भी होती है, पर इतनी महंगी पे इन्वेस्ट करने का जज्बात में क्या होता है ना, महंगी पे इन्वेस्ट कर लें, वो काम ना कीजिएगा। चाइना वाले काम कर जाते हैं, फेशियल से कहते हैं वही लें, इसे पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका काम है सुबह से रात तक आपके स्टेप काउंट करना। वो उसने किया, आपने स्टेप काउंट, आपको एक अपनी एक एनालिसिस करने का एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो स्मार्ट वॉचेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आपने डेली का स्टेप काउंट और फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत फोकस करना है। फिर सहल पसंदी वाली हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इससे जब तक नहीं निकलेंगे ना तो काम नहीं करेगा। ये जो डाइटिंग है ना, वेट लॉस है, ये 3 चीज़ों का मजमुआ है। ये तीनों के बगैर कोई भी आपने कड़ी से एक निकाल दी ना, तो आप प्रॉपर जो होता है ना, जिसमें आप कोई आपको देखता है वो ये ना कि खाए कमज़ोर हो गई है या चेहरे की रौनक उतर गई है। अगर आपको ये वाले कमेंट्स नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए कि यस अच्छा किया, मज़ा आया देख के। उस पर डाइट, फिजिकल एक्टिविटी और सप्लीमेंटेशन, ये ट्रायंगल जो है ना, ये नहीं तोड़ना आपने। पर इन तीनों में से किसी एक भी रिलाय नहीं करना कि मैं कोई एक काम कर लूँ और 2 छोड़ दूँ। कुछ लोगों को होता है सप्लीमेंट्स जो होते हैं कि उनसे कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, चर्बी कहीं खा जाएंगे सप्लीमेंट्स की, वो एक गोली जाके, ऐसे नहीं होता। तो उस पर इस तरह से रिलाय मत करें। खाली वॉक या जिम पर रिलाय कर लेना कि मैंने ट्रेनर हायर कर लिया, कोई 10-15 हज़ार दे के अब ये मेरा कम करा दे। कि देखिए डाइट अगर आप ख़राब खा रहे हो, वो आगे पाए सुबह खाए नहीं निकाल सकती। निहारियाँ और नान चने जो इस टाइम पे सर्दी में दिल करता है गरम गरम सा नाश्ता हो, बाकी हलवा पूरियाँ हैं, ट्रेनर भी क्या ही कर लेगा उसमें, सप्लीमेंट भी क्या ही कर लेगा। तो ये ट्रायंगल आपने मेंटेन करना है। तो 2025 में आपने कोशिश करनी है कि अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे काम करें। जो हर इंसान को पता था मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, वो गड़बड़े जो है वो कम करना शुरू करें, तो आपका वेट लॉस करने में आपको आसानी होगी। वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छा समझाया। लेकिन इसमें यह कि काम तो वो स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, लाइक वो जनवरी फेब तक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ना कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं मैनेज कर पाते, वो कहीं ना कहीं आके ब्रेक करते हैं और दोबारा से सेम उसी लाइफस्टाइल पे चले जाते हैं। देखिए ये मैंने ना लोगों में देखा है, और ये एक ह्यूमन नेचर है। कंसिस्टेंसी ना, जो लोग मैं वैसे कहती होती हूँ कि जो अचीवर्स होते हैं ना, उनमें और ना करने वालों में वो जो फ़र्क है ना, वो है ही कंसिस्टेंसी का। अब चाहे वेट लॉस की बात कर लें, आप दुनिया में कोई काम उठा लें, आपने कोई बिजनेसमैन देखा हो कि भाई मेरा भी लेट से आपका बिजनेस है, आप मग बेचते हो, उसका बिजनेस है वो मग ही बेचता है, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है आपका एक मग, बेशक आप बनवाते भी सेम जगह से हो, वो जो कर पा रहा है ना, उसको जो है चाहत बहुत ज़्यादा है और वो कंसिस्टेंट है। तो अगर आप नहीं ना कर पा रहे तो आपको चाहत नहीं है। वो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 2025 में ना अपने से प्यार करना पहले सीखें। मैं और स्पेसिफिकली मदर्स को मैं लाजमी कहती होती हूँ बात। मदर्स कहती हैं बच्चों में को पहले कर दूँ, हस्बैंड को पहले कर दूँ। आप ये समझें अगर आपकी हेल्थ नहीं है ना, तो बच्चे और हस्बैंड वो साइकिल टूट जाएगा। जो आप सर्कल और परफेक्शन ऑफ लाइफ चाह रही हैं ना, वो नहीं अचीव हो सकती जब तक आपकी अपनी हेल्थ और चीज़ें ठीक नहीं हैं। आपका वेट ज़्यादा, आपको सुबह उठने का दिल ही नहीं कर रहा, आपका मूड पूरे दिन का ख़राब। ख़वातीन में सबसे पहले वेट ज़्यादा होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस बाकी मसले क्या करता है, वो मूड पे आके बहुत असरअंदाज होता है, ब्रेन पे बहुत असरअंदाज होता है। तो अगर एक खातून है सुबह उठ रही है एंड शी इज़ नॉट फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ, डू यू थिंक कि बाकी दिन में वो बाकी लोगों के साथ उसके इंटरेक्शंस हैं उसमें वो एक
ला पाएगी किसी भी तरह, बिल्कुल। किसी भी तरह का आप प्यार देना चाह रहे हो, आप उनको कंफर्ट देना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एज अ यूनिट हम कुछ एक्टिविटी करें, आप में खुद ही हिम्मत नहीं है, ये नहीं बिल्कुल। होती। और चूंकि आई टॉक टू मदर्स एंड पेशेंट्स एवरी डे, आई हेयर दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस कि वो बहुत सारे लोग यही कह रहे होते हैं, 90% खवातीन ये कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप से मज़ा नहीं आ रहा। जब आपको अपने से मज़ा नहीं ना आएगा, आपको खुद अपने आप को लेके हैप्पी फील नहीं होगा, तो आप बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ कर रही होती है, आपको शायद पता ना चल रहा हो। पर बच्चे को माँ बहुत, बच्चे जो होते हैं ना उनको बड़ी एज है माँ बस हंसती खेलती चाहिए, मतलब चिड़पी से चाहिए कि वो बस हर जगह वो एक रे ऑफ सनशाइन की तरह माँ होती है, बिल्कुल, घर की बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो अपनी हेल्थ पे पहले फोकस करें, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी चाहत है ना आपको, तो एक होता है कि मुझे चाहिए वेट लॉस, एक है मुझे चाहत से चाहिए क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, मुझे अपनी फिजिक ठीक करनी है, मुझे अपने मसले ठीक करने, आई वांट टू स्टे हेल्दी फॉर माई किड्स एंड माई फैमिली। एक मैं थोड़ी दिन पहले पढ़ रही थी कि आपने भी सुना होगा, काफ़ी मूवीज़ में डायलॉग होता है कि आई विल डाई फॉर यू, और ये बैटमैन मूवी के जोकर का डायलॉग है कि आप जिंदा रहोगे मेरे लिए। तो ये पेरेंट्स से बहुत आता है, ये लाइफ की ना हर रिलेशनशिप पे आता है। वरना बहुत आसान है, मैं तुम्हारे लिए मर बिल्कुल, जाऊंगा, तो बिल्कुल। कुछ हो गया मुझे बुला लेना, जान देनी पड़ी दे देंगे। कि आप जी सकते हैं अपने बच्चों के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी सकते हो अपने हस्बैंड के लिए, उस फैमिली यूनिट के लिए। आगे फैमिली यूनिट को आपकी सेहत की और आपकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है और ये मदर को करने चाहिए। और मैं कहती हूँ कि नहीं करो अपने, बेशक खुद को ओवरवेलम भी ना करो कि आज मैंने पॉडकास्ट सुन लिया, इतना कुछ मेरा ख़राब है, और बंदा कभी कभी परेशान होकर कहता है ये तो नहीं हो सकता। 1 गोल एवरी मंथ, कम से कम मैं कहती हूँ 1 गोल एवरी 15 डेज भी करें ना, तो बॉडी 15 दिन में एक, अगर कोई रूटीन बनाने वो समझ आती है बॉडी, ठीक है, बायोलॉजिकली बॉडी समझ आती है उसको। सेम रूटीन एवरी सिंगल डे फॉर 15 डेज दो, 15 से 20 डेज है वो कोई हैबिट डेवलपमेंट करनी है वो कर लेती है। मैं कहती हूँ और ईजी हो जाओ, 1 मंथ से 1 रूटीन। जैसे कि मैंने इस महीने 10,000 स्टेप्स एम करने हैं, उस महीने और कुछ करो, 10,000 स्टेप्स ही करो। अगले महीने करो, आप दूध पत्ती पीते हो इतना बड़ा मग, उसको छोटा कप कर दो। बेशक बाद में चीनी डालते रहो, उससे अगले महीने चीनी निकाल दो, ठीक है, आप स्टीविया वगैरह पे आ जाओ। इस तरह 1 बाय 1 एक सीढ़ी है। ये ऐसे नहीं कि आज कुछ मैंने कुछ सुना है, मैं मोटिवेट हुआ और मैंने बस आज ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। स्मॉल स्टेप्स है, एक लैडर है, एक सीढ़ी है। स्मॉल स्टेप्स लेते जाएं तो कंसिस्टेंसी भी और लाइफ स्टाइल के परमानेंट चेंजेस अचीव हो सकते हैं। वेरी नाइस। अब मुझे ये बताइएगा कि आप ने बताया कि सबसे पहले आप अपनी डाइट अच्छी करें, फिर आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज या वॉक शामिल करें। तो इसमें अगर मैं डाइट वाइज पूछूं कि 2025 में पूरे दिन में आपको ये हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, ये हेल्दी लंच करना चाहिए, और ये जो आपकी डाइट है ये आपको डिनर में इनटेक करनी चाहिए, तो वो कौन सी होगी? चलें, अगर इन्हीं वेकेशन वाले टाइम की बात करें, क्योंकि वेकेशन रहनी है अभी जैन मिड तक, और यही वाला टाइम है कि अगर किसी ने पहले ठीक भी किया हुआ है तो ये टाइम पे ख़राब भी बहुत जल्दी हो सकता है। लाइक आपकी बॉडी को ख़राब होने के लिए 4 kg चढ़ाने के लिए 20 दिन चाहिए, उतने में 4 आ जाता है। 4 kg लाइक इतना चर्बी आप चढ़ा लेते हो आराम से। सो उसमें अब ये होता है कि आपने कोशिश करनी है कि देखिए, एक मैं पहली बात ये कि मैं एक जनरल रिकमेंडेशन ही दूंगी, कि सारे सुनने वाले सुन लें, ये जनरल रिकमेंडेशन है, हर किसी को अप्लाई नहीं हो सकती, डिजीज़ भी देखनी पड़ती है, एज ग्रुप देखना पड़ता है। मैं जनरली अगर बात करूँ, पहली जो चीज़ मैंने पहले ही मेंशन की थी कि ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो, लंच उससे लाइट, डिनर उससे लाइट। हमारे यहाँ न्यूट्रिएंट्स के इम्बैलेंस हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। उसका भी एक जनरल रूल बता देती हूँ मैं आपको। आपने कोशिश करनी है डिनर में प्रोटीन ले लें, ठीक है, और कार्ब्स दिन के फर्स्ट हाफ में रखें, असर से पहले पहले कार्ब्स ले लें। कार्ब में आपके फ्रूट भी आ जाते हैं, रोटी, चावल, ये गुड़, शहद, शक्कर, चाय शाय, और ये आपके अनाज वगैरह का सारा ग्रुप। अनाज में सारे अनाज आते हैं, ओट्स खाने हैं, आप गंदम खाने, रोटी, मकई, एनीथिंग, ठीक है। सो वो आपने दिन के फर्स्ट हाफ में लेने हैं। नाश्ता आपका हैवी लाजमी होना चाहिए, अच्छे कार्ब्स हो, अच्छा फैट हो, अच्छा प्रोटीन हो। बेशक पराठे भी हो, बेशक पराठा होता है कि पराठा भी इनहेरेंटली बेचारा वो बुरा नहीं था, आपने उसको हर जगह तेलो तेल कर दिया है। अंदर भी लगा रहे हो, बाहर भी लगा रहे हो, इतना ज़्यादा लगा लिया तो उसका मसला फिर वहाँ से आता है। मसला पराठे का भी नहीं है। ऐसे मेरे पेशेंट्स बहुत सारे इनको पराठे देती हूँ, ठीक है, चिकन स्टफ़ के लो, जो मर्जी करो, मज़ेदार पराठे बनाएं, लाइफ को एंजॉय करें। डाइटिंग का मतलब ये नहीं तो उबली चीज़ें पे आ जाए। तो पर क्या आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं? अगर आप कहते हैं मैं करता हूँ, तो डेफिसिट में जाएगी बॉडी। इट्स ऑल अबाउट गोइंग इनटू डेफिसिट, कि मैं आपने उतना खाना है, खुद को उतना खाना अलाउ करना है जितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। आप पराठे खा रहे हो और बाद में आप चल फिर ही नहीं रहे, वहाँ ये पराठे प्रॉब्लम कर देंगे। तो पराठा प्रॉब्लम नहीं है, आपका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो पराठे के बनाने का तरीका थोड़ा बेहतर कर लें। जैसे कि 1 टेबल स्पून जो है वो आप, या चले 2 टेबल स्पून भी आप कर लें, आपको वो पूरा मील बनेगा, लेट्स से 500 कैलोरीज का पराठा हो जाएगा। अंदर चिकन स्टफ़ पराठा ले लें। चिकन को आप फिर बाद में एयर फ्राई करें। चिकन जो डाल है वो एयर फ्राई हो या स्टीम पे बने, ताकि चिकन से सिर्फ चिकन की इतना सा डलेगा ना पराठे के अंदर, तो उतनी ही चिकन की कैलोरीज आए,
बाकी उसके अंदर जो रोटी इस्तेमाल हुई है वो मतलब आटा इस्तेमाल हुआ है उसकी, एंड देन ऊपर आपका ऑयल की। अब अंदर ना इसके लगाएं, आप इसके लगाएं बाहर। अब चिकन वाले को तो अंदर लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब बाहर भी जरा म्याना रवि से लगाएं। उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमें होता है कि उसकी ना हर साइड पे लग जाए, उसके हम दबा के चम्मच डालते हैं, उसकी जगह सिलिकॉन ब्रशेस होते हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दें। उसके ऊपर आप ब्रश कर लो, ठीक है, 2 दफ़ा ब्रश करोगे, कॉर्नर में भी लग जाएगा, हर जगह लग जाएगा। चम्मच आप कभी भी सही स्प्रेड नहीं कर पाओगे। जितनी भी खवातीन सुन रही हैं उनको आइडिया होगा कि ताकि हर जगह लग जाए तो हमें डालना ही डबल पड़ता है। वो सरप्लस होता है, जितना उसे एब्जॉर्ब करना वो करता है, और बाकी सारा जो है वो लगा रह जाता है। तो सिलिकॉन ब्रश एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, एक टूल है जो किचन में लाजमी होना चाहिए। जो भी चीज़ लगाना, जहाँ भी आपको ऑयल ऊपर टॉपिक का लगाना पड़े, अंडा भी हो गया, चम्मच से डालने के बजाय ब्रश पे आ जाए। तो नाश्ते में बेशक पराठा लें, पर देन उसके हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। तो नाश्ते में आपके अनाज होना चाहिए, ठीक है, समथिंग फ्रॉम रोटी साइड, ठीक है। उसके साथ प्रोटीन में एग ज़रूर हो, चिकन हो सकता है, कबाब हो सकता है। चाय लेनी है तो छोटा कप ले लें, और उसमें चीनी वगैरह डालना है जो है वो थोड़ा सा उसको कम कर दें, लिमिट कर दें, और साथ स्टीविया वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने 4-4 घंटे अपार्ट चीज़ लेनी है, जो भी लेनी है, मंचिंग नहीं करनी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है, हम बाकी डाइट में उस टाइम पे जज्बात में आए होते हैं, हम कहते हैं कम खाऊंगा, और 2 घंटे बाद भूख लगती है, यहाँ से उठा के एक टुकड़ा हल्का सा, मतलब बिस्किट का हल्का सा टुकड़ा भी आपको रूटीन से आउट कर देता है। और एक बॉडी को एक वो कहते हैं बॉडी की तरबियत हमने करनी होती है ना, वो भी नहीं हो पाती। बॉडी को 4 घंटे अपार्ट की आदत डालनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इतना खाएं, लेट से आप कहते हैं मैंने आज हाफ पराठा खाना है, ठीक है, हाफ रोटी खानी, नाश्ते रोटी अंडा, और आप चाय पीते हो। अगर मैं हाफ रोटी खा रहा हूँ, जिस बात में आपने रोटी तो हाफ कर ली, 2 घंटे बाद आपको भूख लग गई, हो सकता है कि अभी आपने स्टार्ट किया, पहले आप 2 रोटियां बड़ी खाते हो, एकदम से आप हाफ पे नहीं आ सकते, स्लोली पोर्शन साइज जो अपना रिड्यूस करें। सो अगले दिन आप कोशिश करें, बजाय इसके कि आप मंचिंग करें, आप उसको पोर्शन साइज थोड़ा ज़्यादा कर दें, ठीक है। और 4-4 घंटे पार्ट किस तरह से बॉडी को आदत डाल दें। तो नाश्ते लेट से अब छुट्टियाँ चल रही हैं, अराउंड 9 हो गया, 9 के बाद 9, 10, 11, 12, 1 o'clock लंच, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 o'clock स्नैक, एंड देन 8 o'clock डिनर, एंड क्लोज योर विंडो बाय 8। ये नहीं करना कि मैं सो 3-4 बजे रहा हूँ तो अब मैं खाना भी उसी हिसाब से लेट करूँ, तो ये इस तरह से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला जो असूल है टाइम से सोने का, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से सोएंगे ऑटोमेटिकली 8 से 12 तक टाइम लाइक रूटीन जो है वो टाइम गुजर जाता है। डिनर में आप प्रोटीन्स लें, प्रोटीन के अंदर हमारा सारा प्रोटीन ग्रुप आता है, तो चिकन, मटन, बीफ, दालें, फ़िश वगैरह, ठीक है, ये आती हैं सारी। इसको भी तलने वाला कुकिंग स्टाइल बहुत मैटर करता है। तलें मत चीज़ को, डीप फ्राई ना करें, तेलों में डाल के ना बनाएं। कुकिंग में स्टीमिंग ऐड कर लें, बेकिंग और एयर फ्राइंग। एयर फ्रायर्स बहुत सस्ते ही मिल जाते हैं, आप ना जाएं हैवी कंपनीज़ की तरफ, आप 15-20 हज़ार वाला ले लें। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आधी फैमिली इस्तेमाल कर लेती है, ठीक है। जब तक एयर फ्रायर नहीं है, स्टीमिंग पे आ जाए, प्रेशर कुकिंग पे आ जाए, नहीं तेल इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है। सो कुकिंग मेथड बहुत ज़रूरी है। डिनर में प्रोटीन इस्तेमाल कर लें, दोपहर को मुनासिब साइज़ की रोटी ले लें। लेट से आप आज ले रहे हैं 1 बड़ी रोटी, तो अगर मैं डाइटिंग स्टार्ट करनी है लेट से कल से, तो उस रोटी को आप 80% पार्ट लें, बाकी थोड़ा सा छोड़ दें। इस तरह करते करते अपना पोर्शन थोड़ा सा मुनासिब कर लें। तो दोपहर को रोटी, बेशक नाश्ते में भी रोटी लें, और डिनर में प्रोटीन्स लें। शाम को टाइम है उसमें एक सीजनल फ्रूट लें। फ्रूट दिन में 1 लेते हैं, इस टाइम पे लोग जूसेस बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करने। फ्रूट दिन में 1 लेना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लोगे ना तो फिर आपसे वो बर्न नहीं हो पाएगा। अगेन वही बात है, ऑफिस से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से छुट्टी है तो आपसे बर्निंग नहीं होनी, क्योंकि आप 45 मिनट्स तक बहुत भी आप मोटिवेटेड हो आप कर लोगे, उसके बाद फिर नहीं हो पाएगी आपसे। तो चूंकि यूटिलाइजेशन नहीं होगी तो फिर फैट बनने का खदशा होता है। तो एक जनरल सी रिकमेंडेशन है, जिसे स्टार्ट करना वैसे स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि डाइट के बाद अब डाइजेशन पे आ जाते हैं कि कुछ लोग ना अपना खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैदे के इशूज ही बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। जिसको मोटापा हो उसको मैदे के मसले स्टार्ट होते हैं, और समटाइम्स उनकी वजह से भी आप लूज़ करने में तंगी आपको आ रही होती है। तो आपने ये ज़रूर चीज़ देखनी है, मैदे के मसलों में बहुत सारी इकसाम है। मैदे में हो क्या रहा है, कुछ लोगों का मसला होता है अभी खाना खाया साथ ही स्टूल पास हो गया। अब खाना खाया साथ ही आपको मतलब महसूस होता है कि मुझे ना मतलब वॉशरूम जाना है, और लूज सा स्टूल आ रहा होता है। कुछ लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, चले ही जा रही है, कितने कितने सालों से कॉन्स्टिपेशन का मसला है। तो मैदे की किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, सीने में जलन होती है, आपको तेजाबियत होती है, स्टूल के रिलेटेड इशूज़ हैं, अगर तो कुछ चीज़ों में जो है वो वाकई लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं कि वो खाई चीज़ ठीक नहीं रहे होते, डब्बे के मसाला जात का इस्तेमाल बहुत होता है, स्पाइसी खा रहे होते हैं, डीप फ्राइड खा रहे होते हैं, गॉल स्टोन्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, पित्ते में आपको पथरी है, तो उस वजह से भी आपको मसला हो रहा होता है। अगर तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करके भी मैदे के मसले जाने ही छुड़ा पाए, तो जो आपने कंसल्ट करना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को लाजमी, मैदे के डॉक्टर को, क्योंकि ये चीज़ें घर में ठीक नहीं होती। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि ट्राई करती हूँ कि उनकी ठीक हो जाए डाइट से ही। अगर डाइट से ठीक नहीं हो रही
क्योंकि अगर कुछ लोगों की डाइटरी है ही नहीं, उनकी बॉडी में कोई मसला चल रहा है, पित्ते में लेट से पथरी है, मसला तो होगा आपको ना, तो वो आप डाइट से ठीक नहीं कर सकते, पत्थर तो बन गए आप। तो इसलिए मैदे के डॉक्टर के पास आपने लाजमी जाना है और डॉक्टर को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। घर में टोटकों से चीज़ें ठीक नहीं होती। तो अच्छा, मैदे के इसमें लिए ये जो कॉन्स्टिपेशन रहती है कुछ लोगों को, तो वो तो डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो डाइट प्लान आपको बता रही डाइट होती हैं और होती बता है। रही होती हैं कि ये टोटका कर लें, ये कर लें, तो इसके बाद आपकी जो है कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये क्या काम करता है? देखिए, मैंने वही बताया ना कि अगर तो आपकी डाइटरी प्रॉब्लम की वजह से कॉन्स्टिपेशन, अच्छा कुछ लोग पानी, सर्दियाँ आ गई हैं, पानी का इंटेक मैं लोगों से कहती हूँ टम्बलर्स लिया करें अपने पास, 2 लीटर के कम से कम, अब तो बहुत ही मिल रहे हैं, हर जगह से मिलते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, 2 लीटर का आपके पास सेपरेट अपनी एक चीज़ हो, जो 2 लीटर पानी मिनिमम जो पीना ही पीना है। अब एक बंदा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, स्वेटिंग भी होनी है, उसको पानी चाहिए होता है। हम सर्दियों में पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। अब स्टूल को क्या चाहिए, फाइबर भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। आप खाने में फाइबर ही नहीं है, आपके सैलड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं है, पानी आप पी नहीं रहे, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो और क्या होगा। तो इसीलिए जैसे सना मक्खी का कावा, टोटके तो नहीं मैं कहूँगी, ये प्रॉपरली डाइट के साथ काम करते हैं। अगर तो आप कॉफ़ी भी काम करती है, कॉफ़ी भी जो है आपको, अगर आपका स्टूल जो है वो पानी मतलब अंदर है, इट्स देयर, पर आपको पास आउट करने में मुश्किल हो रही है, कॉफ़ी आप ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लो तो फ़ौरन से आपको फील होगा कि मुझे स्टूल पास करना है, आप चले जाओगे वॉशरूम। तो ये वो कुछ चीज़ें, जैसे नमक का कावा है, वो भी यही सेम लेग्जेटिव इफेक्ट होता है उसका। पर ये नहीं है कि अगर आपको फाइबर भी ठीक करना है, आपको पानी भी ठीक करना है, उसके बाद कॉफ़ी या नमक ही काम करेगी। तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये तब काम करती हैं जब डाइट ठीक हो, पर कुछ चीज़ें डाइट से भी ठीक नहीं होती कि अगर बॉडी के अंदर कोई और मसला चल रहा है। तो अगर जो डाइट से ठीक होती है तो करें, नहीं अगर आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं सेट हो पा रहा, तो आपको डॉक्टर को तो लास्ट में दिखाना है। क्योंकि वही बात, हमारी जो मेंटेलिटी, हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्रॉब्लम ये है, मैंने बहुत लोगों में एक पैटर्न नोट किया है, हमें होता है चीज़ें टोटकों से ख़त्म हो जाए, कुछ चीज़ें टोटकों से ख़त्म नहीं हो सकती और प्रोलॉन्ग आप करा के ना उसको मसला बना लेते हो। तो मैदे के डॉक्टर के पास लाजमी जाएँ, तो बिल्कुल उससे ठीक। आपका काफ़ी इशू रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, फिटनेस पे बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि वेयरेबल्स, फिटनेस वेयरेबल्स का क्या रोल है और कितना रोल है इंसान की लाइफ में? देखिए, वेयरेबल्स में आती है, बेल्ट्स वगैरह आती हैं, डिफरेंट मसाजर्स हैं। मैं इंस्टाग्राम में जी वीडियोस देखती रहती हूँ, जी मसाजर्स यहाँ पे खड़े हो जो बॉडी को हिला रहा होता है और समथिंग, पता नहीं कितनी वो वीडियो वायरल हुई थी। सो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इनका इनका रोल नहीं, देखिए वो जो ट्रायंगल है ना, आपने वो याद रखना है, ठीक है? डाइट, सप्लीमेंटेशन इफ़ रिक्वायर्ड एंड देन वॉक। तो ये ट्रायंगल में ना ये बेल्टे शल्टे ना उतना इम्पोर्टेंस की हामिल नहीं है। तो क्योंकि देखिए, आपको अगर लगता है कोई बेल्ट ऐसी जो आपको पसीने, अच्छा ये इसका मसला ही पता है क्या, लोगों को लगता है कि बेल्ट चढ़ा के रखेंगे उसमें स्वेटिंग होगी समहाउ, और उससे स्वेटिंग लिंक्ड है किसी भी एंगल से। अक्सर लोग कहते हैं कि स्वेटिंग में भी लिंक्ड है वेट लॉस से। वो उस स्वेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है वेट लॉस से। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है जिम्स के अंदर एसी लगे हुए हैं तो हमारा वेट लॉस ठीक नहीं हो रहा है इस वजह से। पानी का उसका जो है एसी का ताल्लुक, कि आपका पानी कितना बॉडी से निकल रहा है, उसका ताल्लुक आपकी चर्बी पिघलने से नहीं है। पता है, पिघलने को उससे लिंक कर लेते हैं, क्या है चीज़, पर उसी 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 जो है वो सर्कल में आती है हमारी ये बेल्ट्स वगैरह भी। वेरिएबल्स जो हैं उसका मैक्सिमम जो मिनिमम या मैक्सिमम फ़ायदा जो वो दे सकती है वो ये दे सकती है कि चूँकि आपने बेल्ट पहनी होती है, आपका स्टमक टाइटनेस फील हो रही होती है, आप खाना कम खाते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करती वो, क्योंकि आपका स्टमक टाइट है तो अगर पीछे को लगा हुआ है, बिल्कुल स्क्वीज हुआ हुआ है, उसने जो आपको एक्स्ट्रा आप खा रहे हो वो स्वेल होने की उसके पास गुंजाइश ही नहीं है, तो खाना आपको जल्दी फील होगा कि मैंने खा लिया और पेट भर गया, मेरा पेट भरे की फीलिंग आपको आएगी। उसका टोटल यही फ़ायदा है। और दूसरे मैं बैठ लोग कहते हो जिन लोगों का पेट लटका हुआ होता है, उनको वॉक करने में दिक्कत हो रही होती है, कभी कभार पेट इतना लटक जाता है कि वो थाइस को टच हो रहा होता है और वॉक करते हुए वो तंग कर रहा होता है, उस केस में मैं बेल्ट्स मैं भी कहती हूँ पहने, पर अगर आप कहो कि वो चर्बी पिघलाती है, वो ये काम नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। वर्चुअल फिटनेस प्रोग्राम और जिम मेंबरशिप में क्या फ़र्क है? देखिए, वर्चुअल फिटनेस प्रोग्राम में भी ठीक होते हैं। देखिए, हमें ना चूज़ करना पड़ता है अपनी लाइफ में कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी, और मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनकी जी लिमिटेशन क्या है। अगर एक बंदा है, मेरा कोई पेशेंट है, बाहर नहीं जा सकता, अब जैसे कनाडा का कोई है, अब वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर वॉक नहीं हो सकती, लेट से जिम दूर है और घर के अंदर वैसे लेज़ली वॉक हो सकती है, पर चलो उसको पास ऑप्शन ही क्या बचती है, या वो घर में बैठ के लेज़ली वॉक कर ले, या वो ऑनलाइन जो है वर्चुअल प्रोग्राम कोई उसमें एनरोल हो जाए। तो उसको मैं कहूँगी कर लो, ठीक है। बेस्ट तो ये है कि आप किसी ट्रेनर के अंडर ही करो, ये बेस्ट तो ऑप्शन ये है। उसके बाद आता है नहीं हो पा रहा, बाहर वॉक कर लें। ये जो घर के अंदर वाली चीज़ें हैं ना, ये मेरे हिसाब से मैं लास्ट कैटेगरी में लाती हूँ इनको, क्योंकि वही बात है, ट्रेनर्स जो हैं, कुछ फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं इसमें ट्रेनर आपको देख भी रहा होता है थ्रू कॉल और समथिंग, तो आप वो गाइड भी कर देगा। कुछ है वो आपको ना एक वो थमा देते हैं कोई लिंक वगैरह कि इस पर जाएँ और इस पर सारे
जो है वर्कआउट खुल जाएंगे। हम्म, उसमें आपको बताने वाला कोई नहीं है कि आप कहाँ ख़राब कर रहे हो। इस तरह जिस तरह देखिए जितनी भी फील्ड्स हैं ना, हर फील्ड का कोई प्रोफेशनल होता है। आप उस फील्ड में अगर आप बहुत भी पैशनेट हो, आप उसका चलो विदाउट एजुकेशन 50% तो जान लोगे। प्रोफेशनल में और लेमैन में फ़र्क उस बाकी 50% का है। आप कितना भी एक आम बंदा पढ़ ले, कितना भी अपने आप को डाइट का एंथुजियास्ट कह ले कि मैं पूरा दिन पढ़ता ही हूँ, मैं किताबें ही पढ़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ उसको उसके हाथ में मेडिकल बुक्स भी थमा दो, वो कहे मैं वही पढ़ लेता हूँ। उसका और एक प्रोफेशनल सेटिंग में जो बंदा बैठा है ना, उसका किसी भी फील्ड को आप उठा लो, फ़र्क तो होता है। तो इसलिए मैं भी कहती हूँ कि मैं भी पेशेंट को गाइड ही कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी उसको एक एज अ माइनर सब्जेक्ट ही पढ़ा है ना। जो ट्रेनर है वो ट्रेनर है, उसकी पूरी एक फील्ड है वो। मैं उसको मेरी नॉलेज उससे कंपैरिजन में आ नहीं सकती, इस तरह बिल्कुल। उसकी डाइट की नॉलेज मेरे कंपैरिजन में नहीं आ सकती, ठीक है। हम्म, इसलिए आपने जब भी कोई चीज़ करनी है, बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप जो प्रोफेशनल है उसके पास जाएं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, दैन ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ना होने से मैं फिर भी कहती हूँ कुछ करना बेहतर है। क्या अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते और खाली वॉक को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो उससे भी हमारा वेट लॉस हो यार, बड़ा सकता अच्छा है? सवाल पूछा। एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च हुई थी बाहर किसी कंट्री में। मैंने इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी एक पढ़ी थी। उसमें 10,000 जो है वो पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड थे। उन्होंने सस्टेनेबली कम भी किया, उस टाइम पे भी उनका अच्छा गिरता रहा, बाद में उनका मेंटेन भी रहा। उनके जब लाइफस्टाइल्स को देखा गया तो उसमें वो लोग 60 मिनट सिर्फ वॉक कर रहे थे, वो जिम वगैरह हम्म, नहीं जा रहे थे। और ड्यूरिंग दैट प्रोग्राम भी मैक्सिमम लोगों ने सिर्फ वॉक ही की। क्योंकि देखिए मैंने अब तक जितने साल हो गए मुझे पेशेंट्स देखते हुए, और मैंने पाकिस्तानियों का जो लाइफस्टाइल देखा है ना, ये हम जिम पे ना, स्पेशली ख़वातीन, जिम हम सस्टेनेबली नहीं कर पाते। हम करते हम्म, और हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ वही करो जो आपने सस्टेनेबली कर पाओगे। बहुत से लोग आते हैं कि आज जज़्बात में आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं करूँगी 1.5 घंटा जिम। मेरा अगला सवाल उनसे ये होता है कि लाइफ़ टाइम करोगे आप? अगर आप जो चीज़ आप लाइफ़ टाइम नहीं कर सकते ना, वो नहीं करो आज। क्योंकि बाद में आपको छोड़ने के बाद, क्योंकि बॉडी को आपने उतनी फिजिकल एक्टिविटी पे एक डाइट सेट हुई, राइट? क्योंकि आगे हम्म, फिजिकल एक्टिविटी पे डाइट सेट होती है। मेरा पहला सवाल इज़ ऑलवेज़ अबाउट फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट को मैं यही पूछती हूँ पहला, क्योंकि जितना आप चल रहे हो उतना मैंने आपको खाना देना है। आपको उतने खाने की अच्छा लूज़ हो गया आपका, लेट्स से 20 केजी लूज़ करना था, लूज़ हो गया आपका। मैंने कहा ओके बाय बाय, वेरी गुड, ग्रेट, आपका बड़ा मज़ा आ गया, ख़त्म हो गया आपका, ये मेंटेनेंस ऐसे कर लेना। वो शायद मेंटेनेंस भी कर रहा हो, पर अब उसने जिम छोड़ दी है, ठीक है? फिजिकल हम्म, एक्टिविटी कम हो गई, खा तो वो जिम वाला रहा है, अब काम खराब हो गया है। वहीं से इसे हम दोबारा कहते हैं कि मोटापा। आप, फिर वो कहेगा गेन हो गया, मुझे क्या हो गया? और फिर वो वाली बात स्टार्ट हो जाती है दिमाग में, डाइटिंग काम नहीं करती, डाइटिंग जब तक करो तब तक काम करती है, थोड़ा-सा मेंटेनेंस पे जो खराब हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी पे डाइट सेट होती है, और फिजिकल एक्टिविटी उतनी करो जितना आप खाते हो। अगर आप हम्म, ज़्यादा खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जो है वो कम है, तो उसको हम गेन कहते हैं। जिम जा रहे हो, अगर फॉर लाइफ जिम आप जाना चाहते हैं, जाएँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एंथुसियास्ट होते हैं, कहते हैं जिम जाएँगे, साथ वाले मतलब गली मोहल्ले में, नीचे बिल्डिंग में, वेयरएवर है जिम, हम चले जाएँगे। अगर आप जा पा रहे हो ग्रेट, नहीं जा पा रहे तो वो चीज़ करो जो बाद में मेंटेनेंस से भी आप करते रहोगे। मेंटेनेंस से फिजिकल एक्टिविटी डाइटिंग वाली रहनी चाहिए, वरना फिर बंदा गेन हम्म। कर लेता है। यानी अगर हम जिम नहीं भी कर पा रहे, वॉक भी खाली कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा सस्टेनेबल वेट लॉस हो होता है। सकता है। हुँ। बिल्कुल ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 30 के बाद कहते हैं कि फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में आपके मसल्स की जो जितनी स्ट्रेंथ होती है ना, वो लूज़ होना स्टार्ट हो होती है। जाती है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत नीड होती है। देखिए, एक्सरसाइज़ आप सिंपल वॉक भी करते हो ना, तो आपके टाँग अच्छा बॉडी जो है ना, वो बनी सारी मसल, हेड टू टो मसल्स ही हैं। हुँ, तो मसल आप जौन-सा यूज़ करना कम कर दो ना, वो वीक हो जाता है। हुँ, अभी दोनों हमारे हाथ सेम मसल, जितना इसमें मसल है उतना ही इसमें मसल है, ठीक है? आप कोई भारी चीज़ उठाएँ, ठीक है? कोई भारी चीज़, टेबल ही है, इसको इसको इसी को हल्का-सा हिलाने की कोशिश करें। आप इस हाथ से हिलाएँगे या ये कप है, उठाएँगे, कम स्ट्रेंथ। मैं लेफ्ट से उठाऊँगी, मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। लेट्स हुँ, से कोई बुक है, ठीक है? क्यों? मैंने इसको यूज़ बहुत कम किया है, इसका मसल थोड़ा-सा वीक है मेरा। अब जब मसल की हम बात करते हैं, तो पहले इसे वॉक भी इसमें पहले आ जाती है कि आप टाँगे हैं ना, इनको चलाने बंद कर दो, इसके मसल वीक हो जाएँगे, ठीक है? आप हुँ, वॉक भी कर रहे हो, एक जो ब्रिस्क वॉक कहते हैं, अच्छा वॉक का मतलब चहलकदमी नहीं होता, ब्रिस्क वॉक में आके पूरा जो है बॉडी मूव कर रही होती है, सारे मसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये तो बेसिक है जो करना ही करना है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, आप जिम ज़रूर जाएँ, वो तो फिर बेस्ट है ना, मसल डेवलपमेंट के लिए वो एक्सरसाइज़ेज़, वो जो आपकी डिफरेंट मशीन्स हैं, वो तो फिर टारगेटेड काम करती हैं, टारगेट काम करे तो क्या ही बात है। पर अगर हुँ। कम से कम ये करना है, तो आप वॉक भी करोगे तो वो भी आपका मसल जो है बॉडी का वो स्ट्रेंथन ही रखेगी। मेजर मतलब काफ़ी मसल स्ट्रेंथन रहेंगे। ऑब्वियसली आप टारगेटेड नहीं जा सकते, टारगेटेड करना है तो आपको जिम जाना पड़ेगा। पर येस, हमारी टाइम विद टाइम, नॉट इवन आफ्टर 30s, विद टाइम हमारे मसल्स जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ रही थी कि जो इंसान, हम कहते हैं ना कि
कौन लास्ट उम्र तक हेल्दी रहा, उसमें सिर्फ ये नहीं जो पतला था वो हेल्दी रहा। अब जैसे मैं हूँ, मेरा वेट एक अच्छा वेट मेंटेन्ड है, मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाद मेरा एक अच्छा वेट मेंटेन्ड है, पर मैं ये फिर भी उसका नहीं है पैरामीटर कि मैं कहूँ कि मेरी आगे लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। क्या मेरी बॉडी मस्कुलर है? मसल कितना है मेरी बॉडी में, ठीक है? एग्जैक्टली। क्या पता मैं स्मार्ट हूँ पर सारी फैटी स्मार्ट हूँ, कम हम्म। फैट होगा पर फैट है। मस्कुलर होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। मस्कुलर का मतलब ये नहीं कि मैं डोले बना के बैठ जाऊँ यहाँ पे, ठीक है? वो नहीं, एक पूरी बॉडी के मसल का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ, मेरा मसल बाद में थोड़ी देर को दुखे नहीं, ठीक है? अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरी पूरी फैमिली ना बोलिंग के लिए गई थी और मैंने वहाँ देखा एकदम, मैंने थोड़ा लाइक 2 दफ़ा 3-4 सेट के बाद मैंने देखा 2-4 लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी उँगली में अब दर्द हो रही है, क्योंकि बोल जो है वो हैवी होता है। बट देन देयर वर अ फ्यू पीपल, अच्छा इंटरेस्टिंग, उसमें मैंने जो एकदम देखा ना, सारे कज़न से एक छोटे बच्चे, वो सेम एज ग्रुप के टीन्स थे। अब टीन्स में 2-4 कह रहे हैं कि मेरी उँगली में दर्द कर रही है, बाकी कह रहे हैं तुम्हारी क्यों दर्द कर रही है? मैंने उसी तरह मैंने कन्वर्सेशन नोट करनी शुरू की ना, तुम्हारी क्यों दर्द कर रही है? नहीं मेरी तो दर्द कर रही है। अब थे सेम एज के, ऑलमोस्ट सेम फिज़ीक के, पर 2-4 ने कहना शुरू कर दिया हमारी तो उँगलियों, क्योंकि बॉल हैवी है, उँगलियाँ जो है ये मसल है यहाँ पे, मसल खिंच के बिल्कुल यहाँ दर्द हुई, ठीक है? बिल्कुल जो बिल्कुल। वीक थे यहाँ दर्द हुई। और फिर मैंने देखा जो वीक थे ना, उनको थोड़ा जो है माइनर एनीमिया था, उनका आयरन लेवल लो था। उनका कज़न है, मेरे पता है वो 2-4 के आयरन जो है वो लो है। तो जिनके आयरन लो थे और उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा था, जिसका ओकेजनली मसला रहता है, वो बात है बैठ भी गई। कहते मुझसे हो ही नहीं पा रहा, अब यहाँ पहले यहाँ दर्द, अब यहाँ चली गई, मेरी यहाँ दर्द शुरू हो गई है। ओह माय और एज गॉड। है उसकी 20, ठीक है? ओह। ये 17 टू 20 का वो ग्रुप था सारा। तो जो 3-4 हैं वो ठीक थे और वो 2-3-4 हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, ठीक है? यूनिवर्सिटी थे, चलने फिरने, भागने दौड़ने अच्छे थे तो उनके। आपने फिर अपनी उस कज़न को क्या सजेस्ट किया? मैंने तो मैंने कहा खून सीधा करो अपना। मुझे पता था एनीमिया है ना। अब एनीमिया वाले बच्चे जो हैं आयरन की गोली से बड़ा घबराते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो फिर बच्चों को पानी भी नहीं पीते। मुझे उस बच्चे के मसले का पता है, वो पानी भी नहीं पीती है। एंड देन डाइट में उसको मीट पसंद नहीं है, मीट, क्योंकि देखिए आपको जब एनीमिया भी होता है तो आपको वही बात है, डाइट भी लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एनीमिया पे वीडियो बनाई थी, एग्जैक्टली वही वाला वाकया देखे कि क्या हो रहा है बच्चों को, व्हाट इज हैपनिंग। तो सप्लीमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देन जो है एक्सरसाइज ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तब कहीं जाके आयरन डेफिशिएंसी बेहतर होती है। ये टीन्स में मैंने अक्सर आजकल देखा है, बच्चों के आयरन लेवल चेक करवाओ, इनके बहुत ख़राब निकलते हैं। 11 है, 10 है, 10 किस बच्चे को होता है टीन्स में? मैं तो पहली दफ़ा देखना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है बच्चों में। और ये बच्चे फिर वीकनेस का मसला, ये बच्चों के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बच्चे हर वक्त सोते रहते हैं, ये बच्चे जो हैं इनको एक जगह से दूसरी, सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह एकदम से उठे हो ना, तो आपको ना हल्का सा चक्कर आएंगे। चक्कर आपको जरा पकड़ना पड़ा खुद को। बिल्कुल ऐसे अब बच्चे इस होता है। चीज़ को आम लेते हैं कि मैंने एकदम मूवमेंट की तो ऐसे हुआ। आम बंदे में नहीं होता है ऐसे। खून की कमी वालों को ये बड़ा मसला होता है। तो इसीलिए वहाँ पे डाइट का और सप्लीमेंटेशन का बड़ा काम आता है। बच्चों के नखरे में मटन बीफ खाऊंगा नहीं, प्रोटीन मुझे पसंद नहीं है, मुझे कोई जिंगर की फॉर्म में चिकन मिलेगा तो खाऊंगा, तो ये वाले मसले आ जाते हैं। सेकंड में कहते हैं आयरन की टेबलेट खाई तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, पानी उन्होंने पीना नहीं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ना आयरन का लेवल जो है वो ठीक कर ही नहीं पा रहे होते, क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट चल रहे होते हैं। क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट बॉडी का बताएं, खून एक मेजर एक चीज़ है बॉडी की, न्यूट्रिएंट्स उसी ने पहुंचाना है, वही कम है तो बॉडी का क्या अंदर से हाल होगा। तो फिर ऐसी जगहों पे, अभी जो पीछे हम पुराने हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, उसे मैंने ये कहा था ना कि खवातीन को आपको अपनी बॉडी को ठीक रखने की चाहत होनी चाहिए। अब इतनी छोटी एज में इनको ना आइडिया होता है क्यों इंपॉर्टेंट है बॉडी, इनकी बस चल रहे होते हैं ना, दे आर रोलिंग विद लाइफ। आजकल की जो जेनजी है वो तो बस चल रहे हैं जैसे चल रही है लाइफ। सो इस टाइम पे जो बच्चा क्रॉनिकली आयरन डेफिशिएंट रहा है अपने टीन्स में, बाद में बताएं खुद आप सोचें लेटर लाइफ में उसकी बॉडी की क्या हालत होगी। उसने बाकी जो लाइफस्टाइल के अपने एक फेजेस हैं वो गुजारने, वो कैसे गुजारेगी वो बच्ची। सो ये वाले मसले टीन्स वाले टाइम पे अगर आप मदर जो है किसी को नोटिस करती हैं, देख रही हैं, इसको प्लीज़ रिजॉल्व करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपकी लाइफ में फिर ऐसे इम्पैक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के तो ऐसे ही मतलब यूनिवर्सिटी में 2-3 घंटे भी चल के आएँगे ना, तो उनकी हाँ। टाँगों में दर्द रहता है, पाँवों में दर्द रहता है, हुँ। ठीक है? और अगर वो मतलब 2 से 4 दिन, 5 दिन घर पे गुज़ारे हैं विदाउट एनी एक्टिविटी, तो उनके मैंने अक्सर देखा है कि शोल्डर्स अपर यहाँ शोल्डर, से यस। अपर शोल्डर्स में नेक पेन बड़ी कॉमन है इन बच्चों पेन में। इतनी ज़्यादा स्वेयर होती है कि वो अपना बाजू यहाँ से यहाँ नहीं कर हाँ, सकते, कि शोल्डर उनके फ्रीज़, मसल शोल्डर शायद फ्रीज़, हाँ, फ्रीज़ हो मसल जाते का। हैं। तो हुँ। इसमें क्या डेफिशिएंट होता है? देखिए, इसमें पूरी बॉडी बड़ी डेफिशिएंट चल रही होती है। ये आपने जो बात बताई, ये पेशेंट बहुत आते हैं मेरे पास, क्योंकि अब मेरा बेसिकली जो स्पेशलिटी है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। पीसीओएस हो गया, हाइपोथायरायडिज्म हो गया, डायबिटीज़ के मसले।
छोटे ये टीन्स डायबिटिक्स भी निकल रहे हैं, इनको पीसीओस वगैरह है, पीसीओस ठीक नहीं कर रहे हैं, इनको अपनी डाइट ठीक नहीं करनी है, और यही चीज़ें जो हैं सर्कल में इनका सारा कंप्लीट बॉडी ख़राब करी होती है। जब वेट ज़्यादा होता है ना, और हमारा मसला क्या बन जाता है बॉडी में, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को और उर्दू में एक्सप्लेन करूँ तो कहें आप हर बीमारी हल्की हल्की हुई है। तो ये बच्चे चल फिर नहीं पा रहे हैं, इनको दर्दें भी हो रही हैं, फिर इनकी स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा है। अब फिजियोथेरेपी जो है ये मुझे बहुत पसंद है फील्ड। मैं पेशेंट्स को ज़रूर रेफर करती हूँ। जो भी पेशेंट मुझे हल्का फुल्का कहे ना कि मेरी ना गर्दन में दर्द हो रही है, मुझे नेक स्टिफ है, मुझे ऐसे करना पड़ता है, और इनके पटाखे भी निकल रहे होते हैं पीछे जब हल्का सा भी ना नेक को ज़रा मूवमेंट करें, अंगड़ाई वाले। सो फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट्स को बहुत रेफर करती हूँ, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनकी एक्सरसाइज होती हैं। लेट्स से अब मेरा भी डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा है। अब डेस्क जॉब का मतलब ये थोड़ी है कि मैं अब ये चीज़ तो नहीं कर सकती पेशेंट्स देखना बंद कर दूँ, पर मुझे अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी है। यहाँ पे आके क्या करना होता है, इसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, ठीक है, कि मैं ओपीडी में लिटरली पेशेंट बैठा हो, 2 पेशेंट के बाद मैं वॉक करती हूँ, मैं उनको बता रही होती हूँ मैं अब वॉक करूँगी, आपको और लगेगा, आप बोलते रहो क्योंकि मेरा अब सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल क्योंकि मेरी मैं अब 7-8 घंटे के बैठ रही हूँ कुर्सी पे, 7-8 घंटे सोचे बॉडी ये लटकी हुई है, और मैंने सिर्फ करना है अच्छा ऐसे और ऐसे मेरा ये है मेरी और कोई मूवमेंट ही नहीं है, और झुक के फिर यहाँ दर्द होगी। तो इसकी एक्सरसाइज होती है। कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपको मसला हो रहा है, और घर में मालिशें करके मसला ठीक करने की कोशिश ना करें। ऐसे बच्चों के भी क्रॉनिकली वीक चल रहे होते हैं, इनके पट्ठे भी और इनकी डाइट्स भी ख़राब होती है, ये मसले फिर बाद में लेटर ऑन बहुत ज़्यादा इशू करते हैं। इसका मतलब आपके मसल्स वीक हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत मसला होता है। आपको डाइट देखनी पड़ेगी, आप डाइट में ठीक प्रोटीन ले रहे हो कि नहीं ले रहे। मेजर ग्रुप जो प्रॉब्लम में चलता है ना इन बच्चों के, मैंने जो नोट किया, दैट इज़ प्रोटीन या तो बहुत स्पेसिफिक ले रहे होते हैं, सिर्फ चिकन ही ले रहे हैं, फिश का नहीं पता, मटन बीफ का नहीं पता, दालों का नहीं पता। उसके अलावा अगर चले वो ले भी रहे हैं, फिर हफ्ते में कितना ले रहे हैं, दिन में कितना ले रहे हैं। इन बच्चों को दिन में कम से कम 2 दफ़ा प्रोटीन, कम से कम एक मेजर चंक ऑफ प्रोटीन चाहिए डाइट के अंदर। तो ये बच्चे तो खाना भी ठीक नहीं खा रहे होते, नाश्ते करके नहीं जाते, इनको नौजिया होता है रास्ते में, क्योंकि इन्होंने यहाँ आँख खोली, मुँह धोया, मेकअप किया, उस उतने का टाइम और भागे बैठ गए जहाँ भी गाड़ी में बैठना है। होना है चाहिए कम से कम 2 घंटे पहले उठो, और उसके बाद जैसे मेरा बेटा है ही इज़ 6, तो मैं उसको स्कूल जाने से 2 घंटे पहले उठाती हूँ। ऑब्वियसली आप खाना खाते ही बैठोगे गाड़ी में तो नौजिया ही होगा आपको। तो इसलिए मोशन सिकनेस इज़ वेरी कॉमन दीज़ डेज़, बच्चों में बहुत मसला है मोशन सिकनेस का। सो उसको उठाते उसे को ब्रश करो, नहाओ, आधे से पहले खाना खिलाओ, आपके कपड़े बाद में पहनाओ, उतने में कपड़े पहनते एक्टिविटी करते करते उसका खाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाएगा, अब मोशन सिकनेस नहीं होगी। बहुत से बच्चे सिर्फ मोशन सिकनेस की वजह से खाना नहीं खा रहे होते, या बहुत लाइट खाने की कोशिश कर रहे होते कि कम से कम खाऊं, और नाश्ता नहीं करोगे ना आप तो फिर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे कर सकते। डाइटिंग, वेट लॉस या हेल्दी लाइफ, बैलेंस डाइट इज़ नॉट अबाउट कम खाना, या जो भी बच्चों को लगता है इस एज ग्रुप को कि मैं कम खा लूँगा, मैं अपनी पसंद का खा लूँ। बैलेंस डाइट जो है ये आती है टाइमिंग पहले फिक्स करने से। खाना खाना है, खाना छोड़ नहीं सकते आप, अल्लाह ने खाने के लिए बनाया था, तरीक़ाकार हमारा ख़राब हो गया। सो आपने खाना भी खाना है, छोड़ना भी नहीं है, और बैलेंस करके खाना है। कौन सा न्यूट्रिएंट मुझे चाहिए, कौन सा नहीं। तो प्रोटीन इन बच्चों में कम होता है, इसलिए गिरते-फिरते पड़ रहे होते हैं हर जगह। अच्छा मिस यमुना, हमारी मदर्स को अगर हम देखें तो उनको ये नहीं पता था कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं, कोई डाइटिशियंस होती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ टाइम अगर देखें तो हमने भी वही खाया जो उन्होंने हमें खिलाया है, ठीक है। पराठे भी बन रहे हैं, पंजीरियाँ भी बन रही हैं, चूरी भी खा रहे हैं हम चीनी से भरपूर, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने खाई हैं। लेकिन अगर मदर्स की बात करें तो 40, 50s या 60s के बाद ना उनके घुटनों में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि घुटनों में पेन स्टार्ट हो जाती है, उन्हें चलने फिरने में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ के गैप आ जाता है, कुछ के जो है वो घिसना स्टार्ट हो जाती है, लोअर बैक का मसला इज वेरी कॉमन। बिल्कुल। तो अगर इस एज में वो आप लोगों को फॉलो करें, आप लोगों के पास आए, ठीक है, तो क्या उनकी वो पेन विदाउट एनी मेडिकेशन ठीक हो सकती है? देखिए ये तो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ इशू पे, कितनी गड़बड़ हो गई। अब छोटी एज में, थोड़े दिन पहले एक कंपनी थी, उन्होंने कहा मुझे कि आपकी ऐसे इंटरव्यू वगैरह चाहिए और हमारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, तो ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन्हें फिर लेटेस्ट रिसर्चेस भी शेयर की। उन्होंने कहा हम लाहौर के ही मेजर कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, हम वहाँ पे गए, हमने बच्चों के कैल्शियम के टेस्ट करवाए और बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट कराया। तो छोटी बच्चियाँ भी ऑस्टियोपोरोटिक निकल रही थी, मतलब हड्डियों में भुरना एक अमल होता है, वो शुरू हो जाता है, जो कि नॉर्मली 40s के बाद स्टार्ट होता है, मेनोपॉज में ट्रिगर करता है। हमारी मदर्स का जो मसला रहा है ना, अब वो ये कुछ डैमेज तब हो गई। अब आप यू कैन नॉट ग्रो बैक द बोन, अगर कहीं से भुर गई है आप उसको भर नहीं सकते हो। हाँ, आप ये कर सकते हो, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कोलाजन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलाजन पे रिसर्चेज हैं कि ये काम करता है। हाँ, यस, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्चेज नहीं है, पर आई फील कि अगर थोड़ा सा भी एविडेंस है उसका तो चीज़ ले लेनी चाहिए, ना लेने से बेहतर है कोलाजन, क्योंकि हेयर, नेल और स्किन तीनों के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसके बाद बोन्स के लिए। सो ये ले लेना चाहिए, नॉट बैड, क्योंकि नुकसान भी कोई नहीं देगा। उसके बाद कैल्शियम, विटामिन डी को बार बार चेक कराएं।
ये लोग क्रॉनिकली विटामिन डी डेफिशिएंट थे। अब विटामिन डी मैं हर बच्चे का कराती हूँ और विटामिन डी मैं उनको देती रहती हूँ। जो भी मेरे पास पेशेंट आता है छोटी एज का भी, और डीज कम निकलते हैं, बहुत बहुत कम निकलते हैं। हमने इन ग्रुप ने एक और बहुत गड़बड़ की, इन्होंने प्री प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सप्लीमेंटेशन को केमिकल समझा और इन्होंने वो नहीं खाए। तो वहाँ पे जो डेफिशिएंसी होती है विटामिन डी प्रेगनेंसी में, गायनेकोलॉजिस्ट भी अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करते। वो कहते हैं बस फॉलिक एसिड के अलावा आप कुछ नहीं ले क्योंकि सकते। देखें यहाँ मैं उनका कसूर भी नहीं है, असल में डिमांड सप्लाई है। देखें हम डिमांड कर ही नहीं रहे हेल्थ, तो आपको सप्लाई भी नहीं कर रहे। वो आपको बेसिक दे रहे हैं कि फॉलिक एसिड से जो बीमारी होती है ना, वो बीमारियों से बचा रही है। गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसको बीमारियों से बचा रही है। वो आपको हर उस चीज़ से हर उस चीज़ के बारे में कहेगी, या चीज़ यूज़ करने का, सप्लीमेंट की अगर बात करें, यूज़ करने का कहेगी, उसको लगता है ये कल को बच्चे या माँ की बीमारी में ना कन्वर्ट हो जाए। अब कुछ बीमारियाँ होती हैं कि विटामिन डी क्रॉनिकली डेफिशिएंट बीमारी बनता है, पर कुछ बीमारियाँ होती हैं जिन्हें फ़ौरन दिखना होता है और ख़तरनाक होती है। जैसे फॉलिक एसिड ना लिए ख़तरनाक, बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है ये। सो गायनेकोलॉजिस्ट आपको उसका कहेगी। आई नो कि अगर मैं कहूँ सब गायनेकोलॉजिस्ट को, लाइक हम कहें कि भाई आप उनसे कहा करें विटामिन डी का टेस्ट भी करवाया करें, फलाना भी कराएं, क्योंकि ये डेफिशिएंसी होती ही होती है। तो मुझे पता है चंद दिन बाद पेशेंट्स को कहना शुरू कर देंगे, उस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना और टेस्ट बड़े लिख के दे दी है और गोलियां बड़ी खिलाती है। ये डिमांड सप्लाई की बात है। जब तक हम उनसे नहीं ना कहेंगे मुझे बताएं और मुझे क्या चाहिए, क्योंकि देखो मैं पूछूं तो सही ना, मेरे ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी आती है। हम हर वक्त ना प्रोफेशनल पे उंगली नहीं कर सकते कि तुम्हारा मसला है, गायनेकोलॉजिस्ट खराब है वो नहीं बताते, न्यूट्रिशन खराब है वो नहीं बताती। आपने पूछा ही नहीं उससे। आप पूछो तो सही कि हाँ ये ठीक है, ये दवाई है, मैंने फलानी खानी है, अच्छा ग्रेट, अच्छा मुझे हेल्थ के लिए क्या चाहिए, मेरे कौन से न्यूट्रिएंट्स खराब हो सकते हैं। देखिए अब जो दौर है ना, अगर हमें लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करने का पता है ना, तो आप देखो वो आप ये भी कर सकते हो। ये मैं अब कहती हूँ कि हमारी अपनी कसूर है, हमारी अपनी कमज़ोरी है। अगर हम इंटरनेट को सिर्फ रेसिपीज़ की हद तक रखा हुआ है कि हम बस रेसिपी देख लें, हम खाने बना लें, हम लेटेस्ट ट्रेंड्स देख लें, हम टिकटॉक देखें, हम रीलें देख लें, हम नाच गाने वाली चीज़ें देख लें। देखिए आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, खुद भी अपने ऊपर उंगलियाँ उठाना बड़ा आसान है। ये गायनेकोलॉजिस्ट ख़राब है, उसने नहीं बताया। लोग आते हैं मेरे पास कि मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी की है, 3 महीने हो गए, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, मेरी तो कमज़ोरी है ऐसी, मुझसे बच्चे नहीं उठाया जा रहा, मेरी यहाँ पट्ठों में दर्द, वहाँ दर्द। आपने पूछा ही नहीं उससे, आपने कोशिश उससे भी क्यों पूछा? आपने कोशिश ही नहीं की इसको हल्का सा ही पढ़ने की। हर एक किसी के पास मोबाइल है और गाँव तक में इंटरनेट है इस वक़्त, हर कोई देख रहा है। तो आप वही बात है, खुद से मोहब्बत नहीं है आपको, अब देखो तो सही कि मेरे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर किसी को पता है हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पता है ना आपको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप तो क्या पढ़ नहीं सकते कि हेल्दी चीज़ें क्या होती है, प्रेगनेंसी की हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। सप्लीमेंट निकलेंगे उसके अंदर, उसमें निकलेगा, लाजमी निकलेगा। कोई स्टूपिड आर्टिकल भी होगा ना किसी अजीब सी वेबसाइट का भी, सप्लीमेंट उसने लाजमी लिखा होगा। लेकिन सप्लीमेंट विदाउट एनी कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। मैं ये बता रही हूँ कि उसके बाद पढ़ो और गायनेकोलॉजिस्ट से पूछो जाके, मुझे क्या ज़रूरी है, मेरे लिए क्या ज़रूरत है। कुछ वो बता देगी, कुछ टेस्ट वो बता देगी। सो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, और ऐसा हो नहीं सकता कि आप डेफिशिएंट, वो लाल लिखा हुआ है कि आपका विटामिन डी 12 है, वो आपको ना दे। वो देगी, वो लास्ट में देगी आपको कि चलो मैं फॉर राइट अवे जो है प्रेगनेंसी ना करूँ, उसको प्लान करना चाहिए। हमारे यहाँ प्लानिंग ये वाली तो है, प्रेगनेंसी प्लानिंग तो हमारे पास है ही नहीं ना। नहीं है। प्रेगनेंसी प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। न्यूट्रिशनली भी 6 महीने इसकी होती है कि लास्ट 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर आप कहते हो कि अच्छा मैंने फेब में कंसीव करना है, मैं उससे पीछे 6 महीने जाऊँ, मैं अच्छी डाइट लूँ, अपना वेट ठीक करूँ, मेरी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, मुझे PCOS है, उसके बाद वेट मेरा ज़्यादा है, मैं राइट अवे प्रेगनेंसी कर लूँगी, उसके बाद मुझे मसले ना हो तो और क्या हो। 6 मंथ्स आपको प्रेगनेंसी प्लान फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली, बॉडी वाइज, मेंटली, हर लिहाज से प्लान करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ ये वाली चीज़ भी नहीं है। प्रेगनेंसी प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में क्या करना है मैंने, प्री प्रेगनेंसी क्या होगा, पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होगा, किस तरह से मैंने लेके चलना चीज़ों को, मेरा गायनेकोलॉजिस्ट कौन है, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट कौन है, अगर मुझे मसला हो जाता है मेरे पास स्टैंड बाय पे हर स्पेशलिटी हो कि मुझे कोई मसला होता है तो मुझे। और ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कह रही, गूगल पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है। हार्मोनल इश्यूज पे बात कर लेते हैं। तो PCOS, इसके बड़े डिफरेंट जो है ना कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं एक लेडी के फेस पे भी और उसके हेल्थ पे भी। तो मुझे ये बताएं कि PCOS है क्या, और इसकी सिम्टम्स क्या होंगी कि एक लड़की को पता चल जाए कि भाई मैं जो हूँ ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पीरियड से बात करना वैसे ही कोई टैबू समझा जाता है। हम बच्चों से बात नहीं करते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते। पहला हमारा मसला यहाँ पे आता है, हम बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देते कि बेटा ये कोई मसला हो तो आपने मुझे बताना, एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट पीरियड्स करता क्या, वो हो क्यों रहा है। उनको पता है मंथली मुझे ब्लीडिंग हो रही है, बस कुछ नहीं पता बच्चियों को। बच्चियाँ स्टार्ट क्या होता है 12, 13, 14 साल की उम्र से। 14 साल के बच्चे को देखो ऑब्वियसली हर किसी को मेडिकल नॉलेज से नहीं होता
होता, ना किसी को इंटरेस्ट होता कि बच्चा खुद गूगल करे और पढ़े इसको। बिल्कुल। वो शुरू से बातों पे चल रहे होते हैं बच्चे, ठीक है, जो भी कहानियाँ स्कूल में चल रही हैं, बना रहे हैं बच्चे, उसको बता रहे हैं और चल रहा है। ये हमारा मैक्सिमम नॉलेज है जो पीरियड्स का, मेंस्ट्रुअल हेल्थ का हम देते हैं। बिल्कुल। मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे हम कोई बात नहीं करते और यही एक अपने अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, नो नॉलेज अबाउट दैट। पहली चीज़ आती है पेरेंट्स को बच्चे से कम्युनिकेशन ये वाली करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीसीओएस अगर अर्ली पकड़ा जाए तो ये मैनेजेबल है। इससे प्रेगनेंसी भी होती है और पीसीओएस का मतलब बांझपन हर चीज़ नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊँगी, अगर मेरी नंद को, देवरानी, जेठानी, व्हाटएवर को पता चल गया कि मैं बेटी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने, उसको लगेगा कोई प्रॉब्लम है। और हमेशा छोटी बच्ची का गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, हम उसको लेते ही ऐसे हैं कि बच्चे में कोई मसला आ गया, बच्ची तो खराब हो गई हमारी, जैसे कोई टॉय है खराब हो गया, अब डॉक्टर के पास लेके जाने को फिक्स करो। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाले जो हमें जो वहम बनाया है दिमाग में और टैबूज बनाया है, इनको इन पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और पेरेंट्स बच्चे को कॉन्फिडेंस दें कि पीरियड साइकिल का ख़राब है, ये होता क्यों है, पीरियड साइकिल ख़राब है तो मुझे नोटिफाई करना है। बड़ी दफ़ा केसेस मेरे पास ऐसे हैं बच्चों ने बताया ही नहीं, और बच्चे बता, मैं पूछती हूँ क्यों नहीं बताया मामा को, मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा शायद जान छूटी पीरियड्स नहीं है मुझे, क्योंकि मुश्किल तो होती है बच्चे, बॉडी में दर्द, मूड स्विंग्स, कितने मसले होते हैं हमें। सो वो हमें पता नहीं होता बिल्कुल भी, और हम कहते हैं जान छूटी है। जब मसला होता है, जब माँ कभी पूछती है कि हाँ जी बेटा क्या चल रहा है, तो वो कहेंगे हाँ मामा मुझे पीरियड्स नहीं हुई, उसके बाद कहेंगे क्यों नहीं हुए, क्या हुए। फिर पेरेंट्स का मसला होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना, ले आए तो गाने के बाद फिर अब अच्छा पैसे लगाए, न्यूट्रिशन के पास भी जाएँ, क्योंकि ऐसे बच्चों का वेट का मसला भी होता है। डाइटिशियन की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, ये इतनी एक इम्पॉर्टेंट चेन है ना बिटवीन द गायनेकोलॉजिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट, आप दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं करना है गाने के पास जाएं, डाइटिशियन के पास ना जाएं, डाइटिशियन के पास जाएं तो गायनेकोलॉजिस्ट को छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे मिलके एंड देन पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट एंड देन फैमिली की इन्वॉल्वमेंट से ये चीज़ कहीं जाकर ठीक होती है। और ये इतना क्रॉनिक मसला बन जाती है अगर आप इसको ठीक ना करो छोटी एज में, अगर ना पकड़ो तो। इसे वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मसला जो आपको आएगा ना, बच्चा आपको किसी तरह का पीरियड्स का मसला बताएगा, या कम होंगे, अगर लेट से 7 डेज़ का उसका एक रहता था ड्यूरेशन, तो अब वो कहेगी 3 पे आ गया, 2 पे आ गया, स्पॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ स्पॉट्स हो रहे हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है, और कभी कुछ बच्चों में फिर ख़त्म हो जाते हैं। फिर इन बच्चों में आप साइंस देखोगे कि इनकी गर्दन अंडरआर्म्स और अंडरलेग्स पे काली धारियाँ, लाइन्स पड़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है बॉडी में, ठीक है, उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये एक सिम्टम है जो आप बगैर ब्लड टेस्ट कराए देख सकते हो। उसके बाद चेहरे पे एकदम एक्ने होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम समटाइम्स कंफ्यूज कर जाते हैं उससे एडल्ट एक्ने से, कि ये तो होनी है, बच्चे ग्रोइंग एज है तो होनी है, हो सकता है बच्चे में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो, ठीक है। और चेहरे में बाल आने शुरू हो जाएंगे। अब बालों का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पूरी दाढ़ी आ जानी है, कभी कभार आपको चिन पे ना मोटे थिक कोर्स बाल, ठीक है, सख्त से बाल, दाढ़ी लाइक बाल, पेरेंट्स के बाल, बेशक 4-5 पर आपको लगेगा कि निकलना शुरू हो गए हैं। ये इस मसले की शुरुआत है, अब ये शुरू है। अभी आपने किस एक्सटेंट तक इसको लेके गए हो, कहाँ पे आपने पकड़ा है, क्योंकि ये बच्चों में डायबिटीज़ भी कराता है। मेरे पास 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं डायबिटिक, पीसीओएस वाले डायबिटिक हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस आप कंट्रोल नहीं करोगे। जो मैंने गर्दन पे काली धारी वाला मसला बताया, पीसीओएस वालों का मसला है, ये उनको होता है। पीसीओएस फिर अपने कुछ मसले कराता है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं कि मुझे से पीरियड्स नहीं होने, मुझे और बड़ा कुछ होना है। ये ऐसी बीमारी है जो हेड टू टो आपको ना निचोड़ देती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल लाइफ सिम्टम्स से ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, कि बच्चे को मूड स्विंग्स आ रहा है, उसका मूड खराब है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन चल रहा है, हम उसे कहेंगे टीनेज है, ये तो है ही ऐसे, जेनजी तो है ही पागल, ये तो डिप्रेशन करती रहती है। क्या पता उस बच्चे को हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा हो, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ये विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, इनकी बोन्स वीक होती है, मस्कुलर वीकनेसेस होती हैं, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पीरियड्स के मसले होते हैं, चेहरे की अपीयरेंस खराब हो जाती है, मेंटली बहुत मसला करती है डिजीज़, क्योंकि ये वेट भी ज़्यादा हो रहा होता है इसमें, और उसके अलावा उसकी वजह से एक अलग डिप्रेशन चल रहा होता है, और ये अपना जो केमिकल इम्बैलेंस करती है उसका अलग अलग मसला चल रहा होता है। बच्चे डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं। सो ये वाले सिम्टम्स हैं जो पहले हैं, जिसकी ये इंडिकेशंस हैं जो आपको ओके मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसके बाद इसकी अल्ट्रासाउंड्स हैं, उसकी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहेगा ये दवाइयाँ ये खाओ, इसी तरह इसका पीरियड साइकिल रेगुलेट करेंगे, और फिर डाइटिशियन के पास जाओ, वजन कम करो। ये वजन कम करने से ठीक होनी है। ये वो वाला वजन कम नहीं है कि मैं कम खा लूँ कम हो जाएगा। इन लोगों में मसला अगला क्या आता है, ये डाइटिशियन के पास इसलिए भी समटाइम्स नहीं जाते, ये घर में खुद डाइटिंग करते हैं, उनको कम नहीं होता, क्योंकि पीसीओएस में इट्स नॉट दैट ईजी। पीसीओएस में ये नहीं कि मैं कम खा लूँगा, थोड़ी सी वॉक कर लूँगा, कम हो जाएगा। ये इसमें सप्लीमेंटेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें डाइट का बड़ा एक थोड़ी टेक्निकल सी डाइट होती है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कितने इसको कार्ब्स देने, कितने प्रोटीन फैट देने, उसका थोड़ा बैलेंस और इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो नॉर्मली लोग ये तीनों ट्रायंगल में चीज़ें नहीं कर रहे होते, कोई भी एक कर रहे होते हैं, 2 कर रहे होते हैं, तो ये पहले ही डीमोटिवेटेड होते हैं कि वजन नहीं कम होता तो उस तरफ जाना ही नहीं है। ये तो होता ही नहीं, मैंने तो करके देख लिया, मैंने फाके भी कर लिए, फाकों से इनका नहीं कम होता, ये कम नहीं हो सकता। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत इतना मेरा पेशेंट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि उन्होंने राइट टाइम पे कंसल्ट किया,
शादी से पहले मदर जो एजुकेटेड होती हैं, फिर वो इतनी अच्छी, मतलब ये भी अच्छा लगता है कि ऐसे एजुकेटेड अवाम भी है कि वो पहले भी कंसल्ट करती हैं डाइटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट दोनों को बिफोर शादी, देन शादी होती है, एक प्रॉपर प्लान से प्रेगनेंसी होती है। मैं हमेशा मना करती हूँ कि अच्छा स्टॉप करो, वो स्टॉप करवाते भी अच्छी एजुकेशन है, हस्बैंड को वाइफ को दी है। उसके बाद मैं समटाइम्स अगर मसला हो तो मैं हस्बैंड्स को बुलवा के उनकी काउंसलिंग करती हूँ, इतनी परेशानी वाली बात है, बट शी नीड्स 3 months टू इम्प्रूव हर हेल्थ, इसलिए ये मसले चल रहे हैं, 3 महीने आप मुझे दो, ये बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर प्लान करो प्रेगनेंसी, फिर प्रेगनेंसी चलती रहती है, प्रेगनेंसी में कंट्रोल उनका वेट गेन करवाया जाता है, एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी फौरन से लूज भी करवाया जाता है ताकि बच्ची को वो मसले इश्यूज में ना कन्वर्ट हो जाए। तो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट है कि 2 साल का टेन्योर होता है ये जो चलता है, पर इसमें क्या होता है, बच्ची भी सही, बच्ची भी खुश, माँ भी खुश, उसका बच्चा भी खुश, वो भी हेल्दी, डाइट भी अच्छी, वॉक भी अच्छी, लाइफस्टाइल अच्छा, वेट सही, और बच्ची फिर सही रहती है। हाँ, ये सारे चीज़ एक आपका मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है, अब वो सारी बातें देनी पड़ती है, यही हमारा मसला आता है। तो अगर आप ये चीज़ ठीक कर लेंगे तो पीसीओएस भी ठीक हो जाता है, राइट अवे पकड़ लिया तो। मतलब हमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये क्योरेबल है। पर ये अच्छा, क्योर से वर्ड नहीं होता, इसे कहते हैं मैनेजेबल। मैनेजेबल, ये नहीं कि इसने गायब हो जाना, ये श्रिंक कर जाते हैं, साइज में छोटे हो जाते हैं, सिम्टम्स देना बंद कर देते हैं, ठीक है। और ये दोबारा से भी एक्टिव हो सकता ओह है। यस यस यस, बिल्कुल हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट फौरन कम करवाते हैं ताकि ये मसला दोबारा से किसी इश्यूज में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि जब लाइफ में डाइट खराब करोगे ना, तब ये बदतमीजी करेगा, ये सिस्ट, ये बड़े हो जाते हैं और ये सिम्टम्स देने शुरू कर देंगे। और जिनका ठीक हो रहा हो उनको फिर मैं टाइम के साथ उनको सिम्टम्स और चीज़ें भी बताती रहती हूँ कि ये सिम्टम्स हैं, ऐसे देख लेना वगैरह वगैरह। सो वो जो हैं फिर वो उनकी अपनी एजुकेशन भी मैं अच्छी करती हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट एजुकेटिंग पीपल, तो आई ऑलवेज एजुकेट माई पेशेंट्स अबाउट देयर सिम्टम्स कि ये आया ना तो भाग के मेरे पास वापस आना है, ये ना कि गड़बड़ हो जाए, इतना वेट रखना है, ये आपकी मेंटेनेंस, आपकी बॉडी ऐसे ऐसे रहती है, गड़बड़ होगी तो यहाँ गड़बड़ होगी, देख लेना उसको। So, जब मसला होता है कम बैक टू मी, एंड देन उसी वो साइकिल और लूप में चलते रहते हैं। चलिए अब हम थोड़ी चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं। फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ब्राउनीज और केक्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अब तो मैंने शायद 1 महीना हो गया बस क्रॉस लगाया हुआ कि नहीं खाना, लेकिन इन क्रेविंग्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं, क्या टिप्स देती हैं आप? क्रेविंग्स में सबसे पहला टिप ये है कि क्रेविंग्स उन लोगों को ज़्यादातर होते हैं जिनकी खाने की टाइमिंग्स फिक्स नहीं होती, ठीक है। सो खाने की टाइमिंग फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी अपना एक बेसिक साइकिल ना बनाती है कि अगर इतनी कुछ लोगों की बॉडी सेट होती है कि अगर उनका टाइम सुबह का नाश्ते का 7 है, लेट से लंच का 1 है और डिनर का लेट से 8 है, तो उनको 1 जो है ये सुबह दोपहर 1 और सुबह 7 और 8 के अलावा उनको भूख नहीं लगनी, तो नहीं लगती भूख अगर आपके टाइमिंग्स फिक्स हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि सुबह नाश्ता आपका हैवी हो, लंच उससे कम, डिनर उससे कम थोड़ा सा हो, डिनर में कुछ नहीं, प्रोटीन्स ले लें इस तरह से। सो जिन लोगों के न्यूट्रिएंट्स वाइज मील्स बैलेंस्ड होते हैं उनको क्रेविंग्स नहीं होती। तीसरा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वालों को क्रेविंग होती है, ठीक है, जिनकी फैमिली से डायबिटीज़ की हो, वेट ज़्यादा हो, तो उन लोगों को कभी कभार इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है, वो चीज़ भी क्रेविंग करा रही होती है, तो आपको वो भी चेक रखना है। तो इसके लिए डाइट में भी चीज़ें होती हैं, वॉक शॉक उससे भी बेहतर होते हैं, फिर सप्लीमेंटेशन भी होती है, वो भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कम करती है, उन लोगों को फिर क्रेविंग कम होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा कि आपका सब कुछ सेट है, आपको फिर भी हो रही है, फिर आते हैं यहाँ पे आदात की बात, ठीक है। अब आदात की बात ऐसी है कि अगर आप 1 महीना, जिस आपने कहा ना, आपने ब्राउनीज अब कहा कि नहीं खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, मीठा कट डाउन करूंगी थोड़ा सा, तो मीठा कट डाउन करें और हमेशा रियलिस्टिकली कट डाउन करना है, स्लोली कट डाउन करना है। जिस बात में आके एकदम से करोगे तो आप जिस दिन आप कहोगे ना आपकी विंडो खत्म होगी, महीना हो गया, आप एकदम टूट पड़ोगे और फिर वापस उस साइकिल में वापस आ जाओगे, ठीक है। सो मीठे की आदत अगर आप छोड़ दो ना एक दफ़ा, तो इंटरेस्टिंगली ये इतनी कमाल छूटती है कि आपने मुझे चाय दी है, इसमें आई थिंक वो टी वाइटनर था, मुझसे पी नहीं गई क्योंकि मीठी थी। तो मीठे का टेस्ट, जायका मज़ेदार लगना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हम, क्योंकि बेसिकली क्या है, मीठे ही क्रेविंग इसलिए हो रही है, मीठे में मज़ा बहुत आ रहा है, ठीक है। वो जो मज़े वाली फीलिंग है ना, वो मीठे से आने एकदम एक टाइम आता है बंद हो जाती है। तो वही जो आप पहले इतना ज़्यादा खा रहे थे, आपको समटाइम्स हो सकता है एक बाइट के बाद आपको मतलब मज़ा आ गया, बस ठीक है। वो जो पहले मज़ा आया करता था ना कि मुझे पूरा केक ख़त्म करना है, मुझे ब्राउनी का इतना बड़ा पीस खाना है, मैं आइसक्रीम के 3 स्कूप्स खाऊं, वो आप कम से कम, अगर आप चलो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, फिर आप 1 स्कूप पे आ जाते हो, आप 1 आध चम्मच ऑफ डेजर्ट पे आ जाते हो। सो ये चीज़ हैबिट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को लिमिट रखो। वीकेंड के अलावा मीठा नहीं खाऊंगा, असूल बना लें, ये डेली मंचिंग ऑन मीठा, बिस्किट लेकिन अगर वीकेंड पे ही मैं मतलब ब्राउनीज 2 खा लूं फिर हाँ, ये मैंने बताया आदत की बात है, आप उसको कम करो, कॉन्शियसली कम करो कि मुझे दिस इज बैड फॉर माई हेल्थ, मुझे इसको कंट्रोल ही लेना है और मुझे इसको सिर्फ वीकेंड पे लेना है। बाकी टाइम आप अपनी रूटीन अच्छी रखो। और ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल बात है, मेरे पेशेंट बड़े रो रहे होते हैं कोनों में बैठ बैठ के, हाय युमना ने मीठा कम करा दिया, मीठा नहीं खा रहे। जब आपकी रूटीन अच्छी हो ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको मीठी क्रेविंग नहीं होती, नहीं होती। आपको क्या लगता है, मैं भी डेली बैठ के रो रही होती हूँ, हाय मुझे मीठा खाना है, मैं मीठा नहीं खा रही, क्या हो गया मुझे।
ऐसा है ही नहीं, दिल ही नहीं करता आपका दिल से। और मैं आपको बताऊं, खैर ये तो मैं आपको सारी बुकिश नॉलेज बता रही हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज बता रही हूँ, मैं अपना ज़ाती बताऊं, मुझे हमेशा मीठे का दिल तब करता है जब मैंने खाना ठीक ना खाया हो। अब येस्टरडे भी आई हैड मेरा जो मैं आई डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, सो मेरा मील जो है वो लेट हो गया, मेरा साइकिल ख़राब हो गया। अब जिसने जो है मील लंच 3 बजे किया हो, 11, 3 और 7 की मेरी विंडो है, 3 बजे के बाद 7 बजे तो मेरा थोड़ा ब्रेन क्रेजी होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं नहीं खाऊंगी फिर रात 8 बजे बॉडी कहेगी अब तो तुम लाओ यहाँ गुलाब जामुन, अब आएगा गरम गुलाब जामुन की रील आई कल मेरे सामने, मैं कहूँगी अल्लाह क्या करूँ। मैं कहा नहीं, फिर मैंने पहले खाना खाया। अब खाना खा लो, आपको मीठे की क्रेविंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। उसके बाद वो क्रेविंग जो गुलाब जामुन की थी ना, वो हलवे के एक टेबल स्पून पे आ गई। फिर आई वाज ड्राइविंग, आई वाज गोइंग बैक होम, तो आई हैड टू टेक अ लेफ्ट टर्न टू बाय दैट मीठा। मैं रुकी भी वहाँ पे, मैं उसको देख रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं I went back home, then I was fine, I drank water and I was fine. तो ये वाले डेली के स्ट्रगल्स हर किसी के होते हैं। अगेन वही बात, खुद से चाहत इतनी करो कि मुझे अपने लिए हेल्दी रहना है, मुझे एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, मुझे बड़ी एज भी ट्रैवलिंग करनी है, मुझे खेलना कूदना बच्चों के साथ, मुझे हाइकिंग भी करनी है। मेरा इतना सा गोल है, मेरा रेजोल्यूशन मेरा पिछले साल का भी ये था, इस साल का भी, अगले साल का भी यही है, मुझे हेल्दी रहना है। मुझे खुद से मोहब्बत ही इतनी है कि ना अपनी बॉडी हेल्दी रखनी है। ये मोहब्बत हम करते ही नहीं है खुद से, नहीं करते। खुद को टाइम कब देते हैं? मैं अक्सर पेशेंट से पूछती होती हूँ जो कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ इश्यूज उनसे गुजर रहे हैं, खैर हार्मोनल भी होते हैं उसकी वजह से भी होते हैं, पर मैं उनको इम्प्रूव करने का उनको यही तरीका बताती हूँ। पहले मेरा उनसे सवाल होता है, आपने आज खुद को खुश रखने के लिए क्या किया है? अपने लिए क्या किया है? आप बताएं, आपने अपने लिए आज क्या किया है? ये तो जॉब है ना, ये मैंने अपने लिए, है। मैं सुबह 2:30 पे उठी और अपने साथ टाइम स्पेंड किया, तकरीबन आधा घंटा। हाँ, वो सिर्फ मेरा अपने साथ टाइम था और मेरे अल्लाह के साथ टाइम था। हाँ, दैट्स गुड। नमाज, अच्छा नमाज़ें से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। आई लव इट, आई लव प्रेइंग तहज्जुद। तहज्जुद पे बैठो आराम से, उसमें कोई भी अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो इसलिए भी मुझे लगता है सब सोए होते हैं, ठीक है। तहज्जुद वाले अपने कमरों में उठे हुए, जिन्हें तहज्जुद पढ़ने को अपने कमरे में उठे और अपने कमरों में ही जाए नमाज से बैठे। रिलैक्स तो करें खुद को, बॉडी को। मोबाइल थोड़ी देर फेंक दें इनको। मोबाइल इतना एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं ना, तो वो हर वक्त वो जो आदत रहेगी ना, एक ना ये जो रील सिस्टम है ना, मुझे थोड़ा नापसंद इसलिए भी है, हालांकि मैं खुद रील्स बनाती हूँ, मजबूरी है क्योंकि एल्गोरिथम में चलती हुई है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेटिव है, आपको ये अवेयरनेस है, ऑब्वियसली अपना मैसेज अक्रॉस पीपल पहुंचाना है, आपको एल्गोरिथम और वो चीज़ें और ट्रेंड्स को फॉलो करने पड़ेंगे। पर रील से एक बड़ा नुकसान हुआ है हमें ना, जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने का पहले टेंशन स्पैन इतना कम होता है, वो लिटरली हमारा 20 सेकंड पे आ गया, 10 सेकंड पे, 8 सेकंड पे आ गया। मैं कहती हूँ लोगों को ये होता है 8 सेकंड में बात हो जाए, इतना ही सुनना है, लंबी बात नहीं करनी। इट वाज अ वेरी गुड टाइम यूट्यूब वाला, जब लोग लंबी बैठ के बात सुना करते थे, कि पेशेंस था। रील्स ने ना पेशेंस खत्म कर दिया, तो इसलिए आपको ये जो स्क्रोलिंग है ना, आपका स्क्रोलिंग का टाइम प्लीज चेक करें। और जो स्क्रीन टाइम की ऑप्शंस होती है फोन्स में, ये लास्ट में ऑन करो, डेली देखें आपने स्क्रीन पे कितना टाइम गुजारा, आपको लग रहा है आपको मजा आ रहा है और बड़ी कोई नरिशमेंट, क्योंकि इसमें आप गौर करो तो नरिशमेंट ऑफ ब्रेन कुछ नहीं हो रही। किसी को नाच से देख के आपने क्या पा लिया है, ठीक है, किसी गाने पे किसी को नाच से देख के इससे क्या इंप्रूवमेंट हुई है आपकी? कोई मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई है, कोई फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हुई, हुआ कैसे इंप्रूव? नथिंग। पर आपने 2 घंटे लगाया, आपको अब मोबाइल देखें, आपने 2 घंटे आज रील्स पे गुजार दिए, क्या पाओ 2 घंटे में? क्या 30 मिनट्स वॉक करके या 40 मिनट्स खुद के साथ गुजार के, कोई पेंटिंग करके, ड्राइंग करके, जो भी आपकी हॉबी हो, प्लांट्स को पानी देके, पौधों को पत्तों को साफ करके, कुछ तो टाइम खुद के साथ गुजारें। तो खुद के साथ टाइम गुजारना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी फिजिकल हेल्थ है। आप फिजिकली कितने भी अच्छे हो ना, और ऊपर आपको पता नहीं क्या चल रहा है, आप किसी और प्लैनेट पे पहुंचे हुए हो, वो चीज़ भी ठीक नहीं है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में आपको मजा आना चाहिए। होलिस्टिक हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, जो होलिस्टिक हेल्थ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा इशू आता है, उसमें टोट के तरकीबों पे ना बहुत एम्फेसिस किया जाता है। हालांकि ये चीज़ इतनी बुरी नहीं थी, पर ये थोड़ी सी विलेनाइज इसलिए होगी क्योंकि इसमें टोट के तरकीबें बहुत ज़्यादा आयुर्वेदा पे फोकस, ठीक है। हम थोड़ी डाइटिशियंस होते हैं ना, हम थोड़ी साइंस की बात करते हैं। जैसे मैंने कोलेजन की बात की, मैंने कहा इसमें डाटा अवेलेबल है, पर डाटा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोलेजन का स्ट्रॉन्ग डाटा अवेलेबल है फॉर हेयर एंड फॉर नेल्स एंड फॉर स्किन। जॉइंट पेन के, जॉइंट हेल्थ के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डाटा अवेलेबल नहीं है, पर देन अगेन ये नुकसानदेह भी नहीं है। तो मैं देती होती हूँ पेशेंट्स को, बहुत सौ को फ़ायदा भी होता है। तो इसलिए कभी कभार हमें मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ता है, पर कुछ तो डाटा होना। समटाइम्स आयुर्वेदा की कुछ तरकीबें टोट के ऐसे जिसमें डाटा होता ही नहीं है, जैसे हल्दी दूध है, इसके डाटा इतना खास अवेलेबल नहीं है और लोग लेते हैं। अभी आने से पहले भी मैं एक पेशेंट देखी, उसने कहा मैं तो हल्दी दूध पीती हूँ क्योंकि मुझे फलाने ने कहा था इससे पता नहीं कौन सी इन्फ्लेमेशन बैठ जाती है, नहीं होता। एंड देन चेरी ऑन द टॉप, हम जो हल्दियाँ यूज़ करते हैं वो ठीक नहीं है। वो जो हल्दी बात की जाती है वो हल्दी कुछ और, दैट इज़ फ्रेश हेल्दी। तो यू हैव टू सोर्स फ्रेश हेल्दी। अगर हम सिनेमन की बात करें, वो सिनेमन कुछ और है,
उसकी नस्ल कुछ और है, टाइप कुछ और है, आम बिकने वाले सिनेमन नहीं है। सो वो जो है ना उसमें चेक एंड बैलेंस इतना खास नहीं है। तो मुझे आयुर्वेदिक का या इस चीज़ का थोड़ा मसला ये होता है कि अगर डाटा अवेलेबल था श्योर मैं दूंगी वो चीज़, पर अगर डाटा मुझे आप डाटा ला के दिखा दो, जीरा पानी का डाटा ला के दिखा दो, मैं आपको पिला जीरा पानी दूंगी। तो बहुत कॉमन हुआ है जी, बहुत आपका कॉमन। तो बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा और हाँ, आपका तो कैसे बिल्कुल हो सकता फ्लैट है? टमी हो आप खुद जाएगा। सोचे ना, आप खुद से खुद सवाल करें कि मैंने अगर सुबह दोपहर शाम मेरा रूटीन अच्छी नहीं है, मैं वॉक सही नहीं करी, जीरा पानी क्या कर लेगा बॉडी में जाकर? अगर इतना फेमस होता ना तो ये महंगा महंगा ना बोतलों में बिका करता। लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना हमारा, ये तैयार बैठा है कोई चीज़ अच्छी मिले और हम इसको बेचना शुरू करें। तो अगर होता ना तो ये बिक रहा होता, कोई ना कोई साइंस होती इसकी। तो ये जो चीज़ें आयुर्वेदा वाली है ना, इन पे जब डाटा आ जाएगा तो जो जहाँ जहाँ डाटा आएगा वहाँ हम देते हैं, डाइटिशियंस हम लोग देते हैं। कुछ हम देते हैं ऐसी चीज़ जिस पे बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता, पर 50% भी कहते हैं चलो इतना बुरा नहीं, कुछ चलो कुछ भी कर दिया, चलो फ़ायदा तो हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो गया, 1% हो गया, चलो होगा तो सही ना। पर कहीं तो बहुत ही हवा की चीज़ें होती हैं, अच्छा, बस मैं इस यही पे खा आपसे लो पूछना और चाहूंगी, फ़ायदा हो टॉप जाएगा। 5 मिथ्स जो ये होलिस्टिक डाइट पे आप मतलब आपने सुनी हो मैं या लोगों को आपको नॉर्मल जनरली आपको टॉप 5 मिथ्स बताती हूँ, जो लोगों को एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मसला आ रहा होता है। पहला जो इश्यू है ना वो ये है कि मील स्किप कर लेना, ठीक है? कि मैं मील स्किप करूँगा और मैं डेफ़िसिट में चला जाऊँगा और मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मील स्किपिंग इज़ नेवर गोइंग टू डू एनी गुड टू योर बॉडी। फोकसिंग ऑन 1 और 2 थिंग्स, लाइक अभी मैंने कल एक रील देखी, सिर्फ़ मौसम्मी खा लें और उसी से एग्जैक्टली नाश्ते में पता नहीं मौसम्मी खा लें, 4 मौसमियाँ खा लें तो 4 आपका मौसम्मी खा लें। एग्जैक्टली मैंने कल एक रील देखी है, 4 मौसम्मी खा लें नाश्ते में, शर्तिया वज़न कम होगा। बेसिकली उससे वज़न कम पता है चले मैं अच्छा इंटरेस्टिंग पता है क्या होता है मसला? इससे होता भी है कम। पता है कैसे कम होगा? क्योंकि साइंस कुछ और है। आप जो नाश्ते में वो हलवा पूरियाँ चीज़ें खा रहे थे, एक तो उस आप इस चक्कर में 4 मौसमियों के चक्कर में आप उससे दूर हो जाओगे। एक मौसमी में ऑलमोस्ट जो हमारे साइज़ आते हैं उसमें होगी लाइक 90 कैलोरीज़, 90 टू 100, तो आपका 400 कैलोरीज़ बन जाएँगी। 400 कैलोरीज़ आपकी बनेंगी विद फाइबर, मौसमी के ऊपर फाइबर भी होता है, तो फाइबर भी आपको मिल जाएगा और 400 कैलोरीज़ हमारे नॉर्मल नाश्ते 400 कैलोरीज़ या अबव होते हैं, ठीक है? सो आप बेसिकली एक हेल्दी चीज़ खा रहे होते हो, उस चक्कर में वज़न कम हो रहा होता है। पर इसको ये कहना कि सिर्फ़ फ्रूट्स खा लो और वज़न कम हो जाएगा, ऐसे नहीं हो रहा। आप डेफ़िसिट में चले गए थे, बेसिकली ये हुआ। वो जो आप पहले दूध का एक मग पी रहे हो और वो चाय पी रहे हो, दूध पत्ती पी रहे हो, आप 2-3 ब्रेड्स खा रहे हो, 2 अंडे और ब्रेड खाना, 3 ब्रेड और 2 अंडे खाना एक बड़ा जनरल नाश्ता है जो मुझे अक्सर लोग बताते हैं। क्योंकि 1 अंडा छोटा-सा होता है तो 2 आपको मिलाने पड़ते हैं। तो 3 अंडे, 2 अंडे, 3 ब्रेड, 1 चाय का मग विद चीनी, इसकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बनती है 400 से। सो बेसिकली आप थोड़े से कैलोरी कंट्रोल में आ जाते हैं, तो इसलिए वज़न भी कम होता है, वो चीज़ बात सच्ची भी हो जाती है। पर ये कहना कि सिर्फ़ फ्रूट खा के वज़न कम हुआ, ये तो कभी भी नहीं हुआ, ठीक है? ये बात ही गलत है। तो बहुत से लोग सिंपल सिंपल फूड से फ़ोकस करते हैं। चावलों को कंप्लीट निकाल देना, चावल कंप्लीट निकालने से वज़न कम हो जाएगा। प्लीज़ एन्जॉय योर लाइफ। ये क्यों आप इतने फ़ाक़ून चीज़ों पे आ गए हो? तो आप उसको बैलेंस करके लें। हर किसी को मैं चावल देती हूँ, पेशेंट्स को हर किसी को देती हूँ। जब मैं पूछती हूँ चावल पसंद है, खाने हैं? हाँ जी, खाने हैं। अच्छा इतने दिन हफ़्ते में इतने दिन ले लेना और इतने-इतने ग्राम के ले लेना। हर किसी का ग्रामेज मुख्तलिफ होता है, उसकी बॉडी और एक्सरसाइज़ के हिसाब से उसको उस तरह से दे दिया। रोटी निकाल देना, भई हम पंजाबी लोग हैं, हम रोटी नहीं निकाल सकते। आप कैसे किसी पंजाबी को कहोगे कि रोटी निकाल दो और जज़्बात में आके आवाज़ निकाल देगा। पर डाइटिंग में सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बिल्कुल। है। ये इस पे बहुत फ़ोकस करना चाहिए कि आज कम हो गया, कल हो गया, परसों क्या होगा? परसों की तैयारी करवाओ पेशेंट को। मेरा गोल ये होता है परसों तैयार कराऊँ उसको। मैं काउंसलिंग में अभी आपसे बात कर रही थी ना कि मैं काउंसलिंग में मुझे बोलना बहुत पड़ता है। वो यही है कि मैं उसको बता रही होती हूँ कि ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि परसों में फिर ये आपने करना है। क्योंकि आप जब छोड़ोगे तब क्या करना है? कोई ऐसी हैबिट मैं ना आपको अडॉप्ट करवा दूँ गलती से भी जो आप कल को नहीं कर पाओगे। जो नहीं कर पाओगे फिर वेट वापस आ जाएगा। तो बात तो काम तो ख़राब हो गया। मेरी जॉब ये है कि उसका वेट लूज़ हुआ है और वो लूज़ रहे। तो रहे के लिए रोटी निकालना बहुत गलत बात है। हम रोटीखोर लोग हैं, हम रोटी और गोश्त खाते हैं। इसकी बैलेंस सिखाओ पेशेंट को। सो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉक किए बगैर वज़न कम कर लेना या वॉक करते हुए वॉक को भी गलत समझना ये कि मैं जाके चहलकदमी कर रहा हूँ, 30 मिनट्स का है, 30 मिनट चहलकदमी करके आ जाऊँ। क्योंकि अभी भी आज की डेट है भी, जब मैं बाहर कभी वॉक करने जाऊँ तो ट्रैक से मैं लोगों मतलब एक होती है ब्रिस्क वॉक, लाइक बॉडी को पता चले कुछ हो रहा है। 2 दोस्त से बातें कर रही हूँ, चहलकदमी हो रही है, ठीक है? गाने लगे हुए हैं, चहलकदमी हो रही है। मेरा दिल करता है रोक-रोक के कहूँ आप ठीक नहीं कर रहे, आप ठीक नहीं कर रहे। फिर लोग कहेंगे आ जाती है बेंच पे बैठती टोक रही होती है हर किसी को। दिन मेरा टोकने का कर रहा होता है, आप ठीक नहीं कर रहे। आपकी बॉडी को स्पीडी चाहिए, एज़ स्पीडी एज़ यू कैन, और स्पीडी टाइम के साथ हो जाती है। ये नहीं कि आपने आज ही जो है वो बिल्कुल ही 30 मिनट्स में आने को 5 किलोमीटर कर लेने, ऐसे नहीं। डेली अपना टाइम काउंट करें और उसके बाद उसको
डेली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश अच्छा, करें। इसमें थोड़ा टाइम भी बताइएगा, इवनिंग वॉक जो है वो बेस्ट होती है कि मॉर्निंग वॉक बेस्ट होती है? अच्छा, वॉक जो है नॉर्मली पहली बात तो ये है कि वॉक में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पूरे दिन के भी स्टेप्स कितने हुए, स्पीडी कितनी की और स्टेप्स कितने हुए। तो इसके ये वाली बात देखनी आपने ज़रूरी है। दूसरा ये कि कोशिश करें मगरिब से पहले पहले, क्योंकि बाद में ना बॉडी वैसे थक जाती है, अब चाह के भी स्पीडी उस तरह से नहीं कर पाओगे। तो जितनी जल्दी कर लोगे ना उतनी एनर्जी से कर लोगे, क्योंकि रात को लोग ना बिल्कुल इसलिए कर रहे होते हैं कि डाइटेशन ने कह दी है डंडे के जोर पे, अब उनको क्या बताऊंगी नहीं किया आज वॉक, पूछेंगी कि हाँ जी 15 दिन में कितने दिन वॉक की, तो मैं कहूँगी अच्छा मैंने 7 दिन के आधे दिन मैंने वॉक ही नहीं की, 1 दिन की 1 दिन छोड़ी, 2 दिन की 1 दिन छोड़ी। सो वो जो है उस चक्कर में लोग बस अपने आप को घसीट ही रहे होते हैं ट्रैक्स के ऊपर। तो वो नहीं करना आपने। और वॉक भी खाने से पहले के खाने के बाद? खाने से पहले पेट भरे के साथ वॉक नहीं हो सकती। स्पीडी करने की कोशिश करोगे पेट में दर्द होगी तो उल्टी आ जाएगी। इसलिए हमेशा खाली पेट होती है, खाने के 2 घंटे बाद या खाने से फौरन पहले, और कोशिश करें मगरिब से पहले, ताकि एनर्जेटिक तो रहे ना बॉडी, एनर्जी तो रहे वॉक करने के लिए। रगड़ना नहीं है खुद को ट्रैक के ऊपर आपने। इस तरह हम रील्स में सुन लेते हैं ना, एक कहवा, एक फूड ग्रुप, एक चीज, ये बस कर लें, वो ये करने वाला नहीं है। और पहले सबसे बड़ी मिथ पता है क्या है, कि ये कर ले और ये हो जाएगा। ये ऐसे ऐसे नहीं है, क्योंकि आपका जब गेन हुआ है ना वो ये करने से हुआ है। इट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, क्योंकि आपका खाली आपकी चीनी वाली चाय से नहीं हुआ, खाली आपका हलवा पूरियां सुबह खाने से नहीं हुआ, ये पूरा आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल ही खराब था। आपने लाइफस्टाइल ठीक करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने ये कर लिया और ये हो गया, ऐसा होना ही नहीं है। इस तरह से फिर पता है क्या मसला होता है, हम ना ईटिंग डिसऑर्डर वाले मसले में चले जाते हैं। लोग खाना ही खत्म कर देते हैं, खाने से एक बड़ा ही अनहेल्दी आपका एक रिलेशनशिप जो है वो बन जाता है। खाने के साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। खाना बनाने का तरीका, खाने का तरीका, वो अपनी फिजिक के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से, अब अगर आप बैलेंस करोगे तो कुछ भी मसला नहीं होगा। तो हमें लाइफस्टाइल बेसिकली ठीक करने पे फोकस करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है जो मुझे लगता है कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स जो हैं वो जो एज ग्रुप्स में अगर गौर करूँ तो 2 तरह के आते हैं। एक आता है कि जो 40 अबव यानी माओ वाला एक एज ग्रुप, एक है टीन्स वाला, ये अर्ली, जो अर्ली टीन्स वाला ग्रुप है, ये टीन्स वाला, ये अर्ली जो है वो 30s वाला ग्रुप है। उसका ये मसला बेसिकली होता है, समटाइम्स वो पीसीओएस वगैरह से आ रहे होते हैं और उस टाइम पे या बच्चे वगैरह हो गए, उसके बाद वेट ज़्यादा हो गया, एक वो होता है। एक आता है 40 के बाद वाला। 40 के बाद वाले में एक मसला मैंने देखा है, हमें ये लगता है एज ज़्यादा होगी तो वजन कम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसे नहीं है। हर एज ग्रुप के हिसाब से अभी कैलोरीज जो हैं वो डिफाइंड होती हैं। तो आप बेसिकली अगर घर में कर रहे हो और आपको लगता है लूज नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपको अपनी कैलोरीज ही लेना समझ नहीं आया, आपको डेफिसिट में जाना ही समझ नहीं आया। तो यहाँ पे प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। तो ये समझ लेना, चूंकि मेरी एज ज़्यादा हो गया, आई विश आई डोंट हैव दैट पिक्चर इन माई मोबाइल एनी मोर। मेरी एक पेशेंट थी, उनकी मैंने सेव करके रखी हुई थी हर किसी बड़ी एज की खातून को दिखाने के लिए, देखिए इनका हुआ है ना, देखिए कितनी शेप में आ गई बॉडी, तो आपका भी हो सकता है। मैंने ऐसे पिक्चर्स रखी होती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सो वो जो है वो नानी वाली एज ग्रुप में थी, और वो नानी थी, और उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना फलानी शादी आ रही है, आई हैव टू वेयर अ साड़ी, तो फिगर तो बड़ा अच्छा होना चाहिए, टमी ना नजर आए मेरा। तो मैंने कहा ग्रेट, तो हमने उनकी टमी बहुत काम किया था। तो उसके बाद उन्होंने यस, उनका बिफोर आफ्टर इज ग्रेट, उन्होंने किया लूज भी किया, साड़ी पहनी, तस्वीरें भेजी, मजा आ गया देख के। और दैट लेडी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल। मैंने कहा कि अगर भाई इतनी बड़ी एज में अगर आप सोच सकते हो, बड़ी एज का पता मसला क्या होता है, हम अपने रूल्स में और बातों में सेट होते हैं, मुझे कोई ना हिलाए, मेरी यही रूटीन है, मैं नहीं कुछ चेंज करूंगा। और उस एज ग्रुप को समझाना भी इतना मुश्किल होता है कि चाय को कम कर दे, मुझे पूरी ज़िंदगी में मग पियो, मैं तो मग पीऊँगी, मैं तो चीनी डालूंगी, मैं तो पूरी ज़िंदगी चीनी डाली है, ब्रेड ना खाऊँ तो मुझे लगता है मज़ा ही नहीं आया, फलानी चीज़ ना खाऊँ तो ऐसे। तो ये हमने जो सेट रूल्स बनाए हैं ना कि ये तो ऐसे ही है, रिजिड नहीं होना। अगर आप डाइटिंग में रिजिड हो जाओगे ना तो बेहतरी कैसे लाओगे? रिजिडिटी कभी भी लाइफ में किसी पार्ट में बेहतरी नहीं ला सकती कि मैं तो ऐसी हूँ, ये नहीं हो सकता। अगर ये XYZ गोल चाहिए तो मोल्डिंग तो होती है। आप लाइफ की कोई भी मसला, कोई भी फील्ड, कोई भी प्रोफेशन उठा लो, मोल्ड करने को लेके अगर आप ओपन नहीं हो, आप गोल अचीव नहीं कर सकते। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि कैसे आप अपनी डाइट अच्छी कर सकते हैं, कैसे आप अपनी डेली रूटीन को अच्छा करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।